राइट। आज की क्लास में मैंने प्लान ये किया हुआ है कि विल टॉक अबाउट कॉन्टैक्ट और मेनली विल फोकस ऑन द कंसोल पार्ट। ठीक है, कंसोल में दो प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें कॉन्टैक्ट की डिफरेंट एप्लीकेशंस देखेंगे एंड वी आल्सो नीड टू टॉक अबाउट वन पॉइंट जो कि अपने असाइनमेंट और क्विज़ से रिलेटेड है। पहले वो बात कर लेते हैं। तो लेट मी जस्ट ओपन अप दिस थिंग। हमने जो लास्ट असाइनमेंट दी थी इसमें प्रॉब्लम के अंदर जो कंप्यूटर प्रॉब्लम था उसके अंदर हमने बोला था कि यू शुड इंक्लूड इन योर रिपोर्ट आइडियलाइजेशन, ज्योमेट्री, मटेरियल मॉडल्स, लोडिंग बाउंड्री कंडीशन, मैशिंग डिपेंडेंस टेस्ट एंड रिजल्ट्स। तो इसमें सबसे पहली चीज ये नोट करेंगे, इसमें जो वैलिडेशन या वेरिफिकेशन वाला पार्ट वो मिसिंग है, वो मैंने नहीं डाला था बिकॉज डायरेक्टली ढूंढना इज नॉट दैट इजी। ठीक, बट you should keep these points in mind every time you're submitting any report in FEA। ठीक है, और कहीं भी आप काम करें तो मेक श्योर करें आप लोग अपने भी किसी काम में कि इन सारे पॉइंट्स को जरूर इंक्लूड करें इन एनी वर्क यू प्रेजेंट रिलेटेड टू FEA। एंड यू शुड ऐड वन मोर थिंग हियर व्हिच इज वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। ठीक, उसके लिए आपको इंटरनेट छानना पड़ेगा, पेपर्स निकालने पड़ेंगे कि लोगों ने पहले क्या काम किया। अगर एक्सपेरिमेंटल कोई काम मिल जाता है आपसे रिलेटेड तो उनके सिस्टम को अपने पास मॉडल करके यू कैन कंपेयर द रिजल्ट्स एंड वेरीफाई वेदर योर फिजिक्स सेटअप इज करेक्ट और नॉट। या किसी और के FEA के रिजल्ट मिल रहे हैं तो उसकी वैलिडेशन कर सकते हैं आप उससे, मतलब आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि जी हमारा मॉडल उसी तरीके से बिहेव कर रहा है जैसे पब्लिश मॉडल बिहेव कर रहा है। दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, एग्जाम सेटिंग के अंदर समझ में आता है कि प्रॉब्ली देयर इज नॉट इनफ टाइम टू गो एंड सर्च फॉर दीज थिंग्स, तो हम उसको स्किप कर सकते हैं। बट अदर देन दैट यू शुड इंक्लूड ऑल ऑफ इट। तो जो क्विज आप लोगों ने अभी सबमिट किया था उसके अंदर ये सारी चीजें मिसिंग, और उसमें मैंने स्पेसिफिकली ये चीज खुद से मेंशन नहीं की थी बिकॉज आई वांटेड टू सी वेदर ये पॉइंट मैंने सही से कन्वे किया है कि नहीं किया है, कि विदाउट इंक्लूडिंग ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स nobody is going to trust our FEA results, especially the mesh independence test। अगर mesh independence test नहीं हुआ हुआ, हमने किसी एक सिंगल mesh को अपना रिजल्ट प्रेजेंट कर दिया है, nobody is going to believe our results। उसकी वजह ये है कि आप जैसे जैसे mesh रिफाइन करते रहते हैं आपके रिजल्ट चेंज होते रहते हैं until we get to a certain element size जिस पे आके रिजल्ट्स का चेंज होना खत्म हो जाता है। we need to find that size। We can't just say कि हमने अगर एक mesh size उठाया है उस पे रिजल्ट्स हमारे हमेशा ठीक होंगे and we can just present those results। So just saying कि हम लोग ने नॉर्मल mesh size या फिर फाइन mesh size यूज किया हुआ है, that is not in mesh independence study। तो mesh independence study के अंदर we have to include that graph, वो जो हमने कहा था ना कि हम लोग ये strain energy maximum strain energy को plot कर लें with element size, या फिर stresses और डिस्प्लेसमेंट को कर लेते हैं। दो तरीके से काम करते हैं, या तो स्ट्रेस और डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट कर लेते हैं विद मेश साइज, या फिर डायरेक्टली स्ट्रेन एनर्जी को कर लेते हैं। स्ट्रेन एनर्जी को कर लेते हैं, दैट्स सिंगल वेरिएबल, इट टेक्स केयर ऑफ स्ट्रेसेस एज वेल एज स्ट्रेन्स, तो दैट इज अ गुड मेजर टू चेक मेश कन्वर्जेंस। तो ये वाली चीज को प्लीज थोड़ा सा ख्याल करें कि वी शुड इंक्लूड ऑल ऑफ दिस। प्लस in geometry, in loading and boundary conditions, try to include your schematic to actually show कि कैसे boundary condition apply होगी। तो for example मैंने यहाँ पे छोटी सी चीज बनाई है and it is not very difficult। मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने simply एक boxes बना के 1 2 3 को लेबल किया हुआ है और उनसे मैंने ये बताया हुआ है कि कौन सी फिक्स सपोर्ट है, कौन सा लाइन पैच है, कहाँ अप्लाई होगा। तो you should always try to include this sort of schematic diagrams and things जिससे आप ये शो कर सके कि मॉडल में चल क्या रहा है। ठीक, तो without including the details of all your boundary conditions, the details of all your loads, material models, कौन से पार्ट का क्या मटेरियल है, ये सारी चीजें आपको इंक्लूड करनी चाहिए। Without that your model won't be trustworthy। आपको ना मॉडल से कोई फायदा उठा सकता है, ना आपको मॉडल को आगे कोई यूज करेगा, बिकॉज वो आपके जब भी रिजल्ट्स को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेगा कोई, तो आपका काम साइड नहीं होगा। तो आपको अपना काम की अगर साइड करवाना है तो व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू नीड टू मेक श्योर इज कि आप अपने काम की कंप्लीट डिटेल्स एक तो प्रेजेंट करें, क्या चीज कैसे हो रही है। सेकेंडली यू शुड मेक श्योर कि आपके रिजल्ट्स ट्रस्टवर्दी। तो मॉडल की वैलिडेशन या वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। वैलिडेशन इज डन विद एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, और अगर वैलिडेशन नहीं हो पा रही, कोई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स नहीं है, then we can do some verification by comparing with other models। That is also possible। तो इन चीजों को प्लीज
थोड़ा सा ख्याल करें। एंड उसमें और क्या चीजें तो खैर अब जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले केस में मैंने एनसी से प्रॉब्लम कराया था, बट अब मैंने ये स्ट्रक्चर बनवाना है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, बट आई कांट डू अब वैलिडेशन फॉर दिस केस। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि आई कैन जस्ट मेक श्योर कि जो फिजिक्स में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ऑल्दो हम एनसीएस में कर रहे हैं, इट इज they have already done the verification part for us, but it is good to have this ourselves as well, ताकि हमारी एक आदत भी बने। तो हमने कहा कि ठीक है, let's take a simple case, and in this simple case we can model our beam and we can compare the results of FEM with analytical solution, and we did that and it was very very good। तो हमने कहा ठीक है, जो फिजिक्स की जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुई है that is all right। तो हम although we can't validate our results through some experiments, but we can at least verify whether our modeling approach is correct or not। That part was done, and that is important again। Mesh convergence यहाँ पे हुई भी है, the results might not be very clear। If you see total deformation plot हुई भी है, design points जो change हो रहे हैं, this is mesh का size reduce होता जा रहा है। तो we see कि पहली दफा reduction की तो हमारा displacement change हुई है, and then the displacement keeps on stabilizing and it converges to one value। दूसरी तरफ आ जाए, हमारे पास एंसेस जो बीम्स एंड स्ट्रेसेस होते हैं, उनको कंबाइंड स्ट्रेसेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, व्हिच इज एक्सियल प्लस बेंडिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, तो हमने वो स्ट्रेसेस प्लॉट किए हैं, वी कैन सी के वो भी अगेन जैसे जैसे मेश का साइज चेंज हो रहा है, दे आर एक्चुअली चेंजिंग एंड देन दे आर कन्वर्जिंग टू अ सिंगल वैल्यू। तो अब रिलेटिव चेंज होना बहुत कम हो गया है इन 3 पॉइंट्स। वी कैन स्टॉप विदाउट डूइंग दिस स्टेप, nobody is going to trust our results। so ये स्टेप बहुत क्रूशियल है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो you can't just say कि हमने एक certain mesh size यूज किया and that is it। so this is a must, without this it's not worth it। FEA का एनालिसिस करने का कोई फायदा नहीं। तो you have to include these things। ये वाला सबसे पहला पॉइंट है जो कि बहुत जरूरी था। एंड always try to focus and do all of these things। ये सारे स्टेप्स करने जरूरी है, चाहे मेंशन हो कि नहीं हो, because this is how an FEA report needs to be presented। आपको अपनी आइडियलाइजेशन भी बतानी होती है, ज्योमेट्री बतानी होती है, material models, loads and boundary condition, mesh independent study, validation या verification, and then we come to the results, and then we can draw conclusions if we want to। but these are essential steps and we can't skip them। तो प्लीज ये मेक श्योर कीजिए कि इन चीजों को इग्नोर नहीं करें, and always carry out these steps whatever modeling we are doing। ठीक हो गया? तो that was the first part। Here what I want to do today is मैंने 2 प्रॉब्लम्स बनाई हुई हैं कि एक दोनों जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। तो एक प्रॉब्लम ये है कि लेट मी जस्ट गो टू वन नोट जस्ट टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम फर्स्ट एंड देन वी कैन कम बैक। So the problem that we have is कि अगर हमारे पास जो पहली प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे पास 2 पाइप्स हैं, ठीक है, तो what I have is I have 2 pipes, दोनों का कोई आउटर डायमीटर होगा, कोई इनर डायमीटर होगा, and there is one more here, and of course there is going to be some inner diameter in this। अब मुझे करना क्या है कि मुझे इन दोनों को फिट करना है आपस में। तो दिस पाइप नीड्स टू गो इन दिस वन। ठीक है, तो what we want this smaller pipe to come inside here and we want to fit them together। अप्रोच क्या हो सकती है? अप्रोच हो सकती है कि we can place them together and we can weld them। एक अप्रोच और ये होती है कि we can do interference fitting। ठीक है, तो interference fitting you will probably know this। वो ये होती है कि इस वाले पाइप का जो भी आउटर डायमीटर है और इसका जो भी इनर डायमीटर है, जो आउटर डायमीटर है इसका वो इसके इनर डायमीटर से बड़ा होगा। जो बड़ा होगा तो दिस वोंट डायरेक्टली फिट इन दिस। तो हम करते क्या है कि वी कैन हीट
this larger diameter pipe, उससे वो expand होगा, then we can place a smaller diameter pipe inside this and then we can pull them both down. तो उससे क्या होगा कि एक जब वो shrink होगा outer pipe आपका, जब ये वाला pipe shrink होगा तो वो इसके ऊपर contact pressure generate करेगा और वो contact pressure जो है आपस में friction की वजह से सारे दोनों parts को hold करके रखेगा. तो that's what an interference fit is. और इसको model करना in FEA is very easy. ठीक है? तो we'll talk about how to do this. और उसके बाद I want to talk about two different modeling approaches of contact और एक दो और पॉइंट्स हैं छोटे छोटे जो कि हमने कॉमसोल से रिलेटेड डिस्कस करने हैं कि कॉमसोल में वो पॉइंट्स कैसे होते हैं. ठीक, तो the problem itself is not that difficult, बहुत straightforward problem है. We will not actually be doing any heating or anything, so I'll just show you how using a simple contact definition we can carry out this interference fit. So let's go back to COMSOL and let's see what we can do. सबसे पहले ज्योमेट्री देखें. ज्योमेट्री में मैंने क्या किया, तो I just made this first. ठीक है, सबसे पहले मैंने एक क्वार्टर्स जो है वो सर्कल ड्रॉ किया बिकॉज मैं सिमेट्री अज्यूम कर रहा हूँ इस प्लेन पे और इस प्लेन पे, तो आई एम जस्ट वर्किंग विद द क्वार्टर ज्योमेट्री. द रेडियस ऑफ दिस थिंग इज 0.2. उसके बाद मैंने एक 0.22 रेडियस का भी सर्कल बनाया एंड मैं दोनों का डिफरेंस ले लिया, तो मेरा एक पाइप की जो वॉल है वो क्वार्टर वॉल बन गई. ठीक है, तो दिस इज, तो इसका इनसाइड diameter is 0.2, the outside inside radius is 0.2, the outside radius is 0.22 meters. उसके बाद अब मुझे एक और सर्कल ड्रॉ करना. इस सर्कल, दिस इज गोइंग टू बी द इनर सर्कल. ठीक है, जस्ट रिमेंबर कि जो मेरा ये इनसाइड डायमीटर दैट्स 0.2 और जो मेरा इनर पाइप है उसका मैं रेडियस ले रहा हूँ 0.201 मीटर्स, विच मींस कि 1 mm बड़ा है इसका आउटर डायमीटर आउटर पाइप के इनर डायमीटर से. तो यहाँ पे इफ यू सी देयर इज एन ओवरलैप है, ये हाईलाइट हो रहा है ना, दिस इज द कंप्लीट सर्कल और ये हाईलाइट हो रहा है दिस इज अ कंप्लीट पाइप वॉल. ठीक, तो बीच में एक थिन रीजन है जो कि ओवरलैप हो रहा है. दिस इज द पार्ट दैट इज गोइंग टू क्रिएट द इंटरफेरेंस जिसकी वजह से वो कांटेक्ट प्रेशर जनरेट हो. तो अभी ज्योमेट्री वाइज दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग. ठीक है, हमने एक 0.2 एक 0.22 के दो सर्कल्स बनाए, उनका डिफरेंस ले लिया, मेरी आउटर पाइप बन गया. उसके बाद मैंने फिर 0.201 और 0.191 इसका जो इनर डायमीटर है दैट इज 0.191. ठीक है, तो दिस वन इज 10 mm थिक, दिस वन इज 20 mm थिक. ठीक, और अगेन आई कैन टेक द डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड वॉल्स और मेरे पास दो पाइप आ गए एंड वी कैन जूम इन एंड वी कैन विजुअलाइज दिस बाय हाईलाइटिंग इट. तो मेरा जो आउटर पाइप है उसकी वॉल ये है, विच मीन्स कि अगर आप ये ब्लैक लाइन देखें यहाँ पे, ये वाली जो ब्लैक लाइन है, ये ब्लैक लाइन जो नजर आ रही है आपको बीच में इसके, दिस इज एक्चुअली द इनर पाइप, विच मीन्स कि आपके पास इंटरफेरेंस हो रही है. सिमिलरली अगर आप नीचे वाले पाइप में देखेंगे तो एक और ब्लैक लाइन बीच में नजर आ रही है विच इज द आउटर पाइप्स इनसाइड वॉल. ठीक है, तो ये बीच में 1 mm का रीजन ऐसा आ रहा है जो ओवरलैप कर रहा है एंड दिस इज what we want to try and model. कि अगर ये चीज ओवरलैप नहीं करे and we are going to fit these two things together, ये दोनों पाइप को, तो what is going to be the contact pressure between them, and we'll see that this is not a very difficult thing to do. ठीक है, तो हम लोग इसकी हमने सबसे पहले if you remember जब हमने contact की पहले बात की थी, by default this thing is form union, तो हमने इसको form assembly कर दिया. by automatic pair creation को मैंने ऑफ किया है, मैं खुद से करूंगा. मैंने इसको build all कर दिया. There is now something defined here. Then I want to create a contact. Contact ही क्या होगी, मेरे पास ये दोनों जो walls है ना, इनके बीच में contact define होगा. ठीक, तो I can go to definitions, right click on it. I can go to pairs. I can define a contact pair. Contact pair मैंने भी define किया हुआ है. इसको select करा. Outside पाइप की जो लोअर वॉल है उसको मैंने सोर्स लिया हुआ है और इनसाइड पाइप की जो आउटर वॉल है उसको मैंने डेस्टिनेशन लिया हुआ है. इन दिस पर्टिकुलर केस दिस इज नॉट दैट नेसेसरी, बट यू कैन स्विच इट एंड टेस्ट इट आउट एज वेल. सही, लेकिन अभी मैंने ये लिया हुआ है कि आउटसाइड पाइप की जो इनर वॉल है दैट इज माय सोर्स एंड इनसाइड पाइप की जो आउटर वॉल है दिस पर्पल वन, दिस इज माय डेस्टिनेशन. सही है. कॉन्टेक्ट करता क्या है, कॉन्टेक्ट आपकी सोर्स की वजह से आपकी डेस्टिनेशन पे प्रेशर अप्लाई करता है. तो प्रेशर दैट यू आर गोइंग टू विजुअलाइज हियर इज विल बी द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड ऑन द डेस्टिनेशन वॉल. सही है, तो कॉमसोल मॉडल्स को इस तरीके से कर रहा हूं. सोर्स इज
कंप्रेसिंग या टारगेटिंग या हिटिंग दी डेस्टिनेशन। सही, वो कंसोल सॉल्व भी जब कर रहा होगा इट विल ट्राई टू सर्च कि आपकी सोर्स का कौन सा पॉइंट आपकी डेस्टिनेशन के कौन से पॉइंट से मीट कर सकता है। ठीक है, तो ऑलवेज तो मैपिंग हो रही होती है वो सोर्स की डेस्टिनेशन के ऊपर हो रही है। ठीक है, तो इफ यू स्विच इट इट विल बी द अदर वे अराउंड, उसमें कोई रिजल्ट्स में कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं आएगा इफ इट कन्वर्जेस प्रॉपर्ली। अगर कन्वर्जेस नहीं हो रही तो फिर प्रॉब्लम है। अगर कन्वर्जेंस नहीं हो रही होती तो वी कैन ऑलवेज स्विच दिस अराउंड, स्वैप कर लेते हैं इसको एंड सी वेदर इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम होता है। तो एक तो चीज ये हो गई कि हमने सबसे पहले काम क्या किया, हमने अपनी ज्योमेट्री डिफाइन की है। ज्योमेट्री होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई है। इफ यू डोंट गेट इट प्लीज स्टॉप मी। दो पाइप्स हैं, उनकी क्वार्टर हमने ज्योमेट्री ड्रॉ की हुई है। दोनों के अंदर 1 mm साइज का डिफरेंस है, व्हिच मींस कि 1 mm का ओवरलैप आ रहा है एंड वी वांट टू सी हाउ वी कैन मॉडल दिस। सही, हमने कॉन्टैक्ट पेयर डिफाइन कर लिया, देन मैंने मटेरियल डिफाइन करना था। मैंने 2 मटेरियल यहाँ पे डिफाइन किए हुए। आउटर पाइप का मटेरियल मैंने, लेट मी जस्ट सी हियर, आउटर पाइप का मटेरियल मैंने एल्यूमिनियम लिया हुआ है और इनर पाइप का मटेरियल मैंने स्टील लिया हुआ है। ठीक है, दिस इज अगेन हाइपोथेटिकल केस बट इट वर्क्स फॉर हम जो काम करना चाह रहे हैं दिस विल प्रूव आवर पॉइंट। मटेरियल्स डिफाइन हो गए। सॉलिड मैकेनिक्स के अंदर आई हैव डन अ फ्यू थिंग्स। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ पहले एंड देन आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट आई हैव डन। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे मैंने प्लास्टिसिटी डिफाइन की हुई। ठीक, प्लास्टिसिटी डिफाइंड है। यहाँ पे मैंने 2 डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स डिफाइन किए हुए हैं और एक बाउंड्री लोड डिफाइन किया हुआ है। बाउंड्री लोड इज अ प्रेशर। सही, कॉन्टैक्ट सेम रीजन पे मैंने 2 कॉन्टैक्ट डिफाइन किए हुए, बट इफ यू सी हियर ये फॉर्मुलेशन चेंज हो। सही, आई वांट टू जस्ट शो यू कि यहाँ पे मैंने एक ही जगह पे मल्टीपल चीजें डिफाइन की हुई है एंड आई कैन स्विच देम ऑफ इन द स्टडीज। वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दैट इज व्हाई आई हैव डन इट। कि सबसे पहले तो प्लास्टिसिटी डिफाइन कर दी, लीनियर इलास्टिसिटी डिफाइन कर दी। मटेरियल्स में गए, यहाँ पे मुझे दोनों मटेरियल्स के लिए प्लास्टिसिटी भी देनी पड़ेगी, तो मैंने यील्ड स्ट्रेस दिया हुआ है, आइसोट्रोपिक टेंशन मॉड्यूलस दिया हुआ है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज दी हुई है दोनों की, और मैंने हाइपोथेटिकल प्रॉपर्टीज दी हुई है। यील्ड स्ट्रेस मैंने स्टील का 200 मेगापास्कल दिया हुआ है, एल्यूमिनियम का 100 मेगापास्कल दिया हुआ है, 80 मेगापास्कल दिया हुआ है। तो इट्स अ कंप्लीटली हाइपोथेटिकल केस। सही, देन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना यहाँ पे जो मैं मेक करना चाहूँ वो ये है कि आप जब स्टडी, मैंने यहाँ पे ना बहुत सारी स्टडीज बनाई जस्ट टू प्रूव दिस पॉइंट। पहली स्टडी को देखें। सबसे पहले अगर आप स्टडी कोई भी स्टडी खोलेंगे उसमें स्टेशनरी में जाके देयर इज अ टिक हियर एंड दिस कैन अलाउ यू टू मॉडिफाई दीज फिजिक्स सेटिंग्स एज पर योर लाइकिंग। तो मैं मॉडिफाई अगर करता हूँ तो आई कैन देन राइट क्लिक ऑन एनीथिंग एंड आई कैन इनेबल एंड डिसेबल इट। फॉर एग्जांपल मैंने 2 कॉन्टैक्ट डिफाइन किए थे तो मैंने एक कॉन्टैक्ट को डिसेबल कर दिया। इस तरीके से मैंने जो बाउंड्री प्रेशर यहाँ पे डिफाइन किया था उसको भी डिसेबल कर दिया। अब बचा क्या, whatever is seen inside this stationary settings only that will be solved। तो ऑल्दो मैंने यहाँ पे फिजिक्स में बहुत सारी चीजें डिफाइन की हुई है। सर आ जाए जरा फिर करते हैं। राइट, तो I'll repeat सर का शायद बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। तो I'll repeat some part of it। ठीक है, तो अभी हमने क्या काम किया हुआ है, हमने सॉलिड मैकेनिक्स के अंदर अपनी प्लास्टिसिटी भी डिफाइन की हुई है और सिमेट्री डिफाइन की हुई है 2 जगहों पे। ठीक है, लोअर और बाउंड्रीज के ऊपर सिमेट्री डिफाइन की हुई है। कॉन्टैक्ट डिफाइन किया हुआ है जो हमने कॉन्टैक्ट पेयर बनाया था उसके अंदर। ठीक है, और 2 कॉन्टैक्ट बनाए हुए, दोनों में फॉर्मुलेशन अपनी चेंज की हुई है। एक दफा पेनल्टी बेस्ड है, एक दफा ऑगमेंटेड लैग्रांज बेस्ड। आई टॉक अबाउट दिस ज्यादा डिटेल में जाएंगे। और फिर मैंने एक बाउंड्री लोड डिफाइन किया हुआ है जो कि एक प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर है पाइप की। ठीक, व्हाट वी वांट टू डू नाउ इज सी वेदर हम इसमें से कुछ डिफरेंट पार्ट्स को, थोड़े पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आई जस्ट वांट टू सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई इंटरनल प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा, कोई प्लास्टिसिटी नहीं हो रही। आई जस्ट वांट टू सी अगर प्योरली इलास्टिक मटेरियल्स में दोनों को ले लूं तो, और इनकी मैं इंटरफेरेंस फिट को सॉल्व करना चाह रहा हूँ। सिर्फ मैं ये सॉल्व करना चाह रहा हूँ कि जो ओवरलैपिंग पार्ट है वो सही हो जाए, कॉन्टैक्ट जनरेट हो जाए और कितना प्रेशर कॉन्टैक्ट पे आ रहा है वो शो हो जाए। आई कैन डू दैट। तो उसके लिए हमने ये काम किया, हम स्टडी में गए, अपनी स्टडी के अंदर स्टेशन में जाके वी चेक दिस बटन व्हिच इज मॉडिफाई मॉडल कॉन्फ़िगरेशन फॉर स्टडी स्टेप। जो भी फिजिक्स की सेटिंग्स है यू कैन इनेबल एंड डिसेबल देम हियर। तो इसके अंदर मैंने प्लास्टिसिटी भी डिसेबल कर दी। आई डोंट वांट टू मॉडल प्लास्टिसिटी इन द फर्स्ट स्टेप। I only want to model one type of
कॉन्टेक्ट मैंने पहले बोला कि मैं पेनल्टी बेस्ड, मैंने नाम भी चेंज किया, पेनल्टी बेस्ड कॉन्टेक्ट किया हुआ है। तो जो ऑगमेंटेड लैग्रांजियन बेस्ड कॉन्टेक्ट था उसको मैंने डिसेबल कर दिया, राइट क्लिक करके यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन आ जाएगा, डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है, और मैंने प्रेशर को भी डिसेबल कर दिया। तो द ओनली थिंग आई एम सॉल्विंग राइट नाउ इज अ कॉन्टेक्ट, और कुछ भी सॉल्व नहीं कर रहा, कोई प्लास्टिसिटी नहीं होगी, इलास्टिक मटेरियल का कॉन्टेक्ट सॉल्व हो रहा है, यानी कि वो सिर्फ इस ओवरलैप को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। दैट्स व्हाट इट इज ट्राइंग टू डू। सही, तो होपफुली ये वाला पॉइंट थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बहुत, दिस हेल्प्स अस अ लॉट, क्योंकि इससे फायदा ये होता है कि आप लोगों को बार बार फिजिक्स की चीजें चेंज नहीं करनी होती। अगर आपने कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है तो यू कैन जस्ट कीप ऑन चेंजिंग देम हियर, ठीक है। आप यहाँ पे उनको सब कुछ डाल दें, सारी चीजें डाल दें। तो आपने फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट तरह के बाउंड्री कंडीशन स्टडी करनी है, तीनों बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे डाल दीजिए, and then in one study you can disable a few, in another study you can disable something else, in the third study you can disable something else, और हर तरह की सेम फिजिक्स सेटिंग के लिए आप बार बार कुछ चीजें डिसेबल करके नई स्टडीज परफॉर्म कर सकते हैं। बार बार आपको जाके चीजें चेंज नहीं करनी पड़ेगी, एक दफा सेटिंग हो गई वो हो गई। आपको लेट्स से कि आपने स्टडी 1 की और फिर आपने स्टडी 2 के लिए कुछ चीजें डिलीट करके मॉडिफाई करके दूसरी चीजें कर दी, आपने स्टडी 2 कर ली, अब आपको स्टडी 1 करनी है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से जाके दोबारा इसमें चीजें चेंज करनी पड़ेगी। तो इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने ऑप्शन ये दिया हुआ है कि जस्ट डिफाइन एवरीथिंग एंड यू कैन डिसेबल इट राइट इन द स्टडी। तो स्टेशनरी के अंदर जाके या टाइम डिपेंडेंट होगा तो टाइम डिपेंडेंट के अंदर जाके यू कैन डिसेबल व्हाटएवर यू वांट टू डिसेबल। तो अभी हमने प्लास्टिसिटी डिसेबल की हुई है, ऑगमेंटेड लैग्रांजियन बेस्ड कॉन्टैक्ट डिसेबल किया हुआ है, और इंटरनल प्रेशर भी डिसेबल किया हुआ है। एक और स्टडीज हैं उन पे नहीं जा रहे। फिर मैंने ये काम किया हुआ है जस्ट टू शो यू कि हम लोग चीजों को किस तरीके से बहुत ज्यादा कलेक्ट करके रख सकते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे तो देयर इज एन ऑप्शन हियर व्हिच इज अ नोड ग्रुप। कि नोड ग्रुप एसेंशियली ये होता है कि कोई भी यहाँ पे अगर रिजल्ट जनरेट हो रहे हैं उनको यू कैन पुट देम इनसाइड दिस ग्रुप। तो अब फॉर एग्जांपल स्टडी 1 के जितने रिजल्ट नॉर्मली सारे रिजल्ट यहाँ पे जनरेट हो रहे होते हैं उनको मैंने ड्रैग करके इस नोड के अंदर प्लेस कर दिया, तो स्टडी 1 के दोनों रिजल्ट यहाँ पे आ गए। तो इट्स मोर प्रिसाइज, इट्स इजी टू सी कि कौन सा रिजल्ट किस स्टडी को बिलोंग कर रहा है। अदरवाइज आपको ढूंढना पड़ेगा जा जाके कि तो स्टडी में कौन सा रिजल्ट सॉल्व हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा, वो आपको यहाँ से पता चलेगा कि डाटा सेट कौन सा है। डाटा स्टडी 1 का डाटा सेट है तो ये वाला रिजल्ट होगा, अगले पे क्लिक करेंगे तो उससे पता चल जाएगा। तो वी डोंट नीड टू डू दैट, हमने सबको कलेक्ट करके एक जगह रखते हैं। नाउ इफ वी सी कि हमने स्टडी 1 को थोड़ा सा एक दफा फिर से देखिए, स्टडी 1 के अंदर हमने कोई इंटरनल प्रेशर अप्लाई नहीं किया हुआ, कोई और लोड अप्लाई नहीं किया हुआ। द ओनली थिंग हैपनिंग इज देयर इज एन ओवरलैप हियर। और जब हमने कॉन्टेक्ट कंसोल को बता दिया कि देयर इज अ कॉन्टेक्ट हियर, कंसोल इस ओवरलैप को खत्म करके इसको प्रॉपर फेस टू फेस कॉन्टेक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। व्हेन इट डज दैट इट विल डिफॉर्म द बॉडीज, ठीक है, दोनों चीजें डिफॉर्म होंगी। जैसे ही वो डिफॉर्म होंगी उनमें प्रेशर जनरेट होना शुरू हो जाएगा और स्ट्रेसेस जनरेट हो। तो वो स्ट्रेसेस जो जनरेट हो रहे हैं वो ये हैं, ठीक है। हमारे पास इंटरनल मटेरियल जो है हमारा is steel, outer is our aluminum. Stresses are going up to 400 megapascal in steel and more than 200 megapascal in our aluminum. दोनों की yield stress ज्यादा है, इसका मतलब दोनों में plasticity का चांस है। तो we will need to enable plasticity in order to correctly model this thing. तो हमने सिंपल लीनियर इलास्टिक एनालिसिस किया, उससे हमें समझ में आया कि प्लास्टिसिटी होनी चाहिए इसके अंदर। Then the second thing, the result which is automatically generated is the contact pressure. तो ये contact pressure का जो result generate हुआ है, this again ये source से destination पे pressure apply होता है। तो destination हमने internal वाले पाइप के outer face को destination बनाया था, तो उसके ऊपर जो pressure लग रहा है वो show हो रहा है, ठीक है। तो pressure it is showing that it is varying between 1.95 to 2.25 10 to the power 7 Newton meters, ठीक है। तो megapascals में है ये, ठीक है। between 19.5 to 22.5 megapascals के बीच में प्रेशर अप्लाई हो रहा है। एक इसमें प्रॉब्लम जो नजर आ रही है हमको, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारी स्टडीज यहाँ पे जनरेट की, वो ये है कि ऑल्दो एवरीथिंग सीम्स टू बी सिमेट्रिक इन द थीटा डायरेक्शन, थीटा डायरेक्शन में हमने कोई वेरिएशन नहीं की, इवन देन हमारे पास जो यहाँ पे स्ट्रेसेस जो प्रेशर शो हो रहा है इट इज वेरिंग, बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है। तो ये सबसे कम पॉइंट पे 19.5 मेगापास्कल है और मैक्सिमम पॉइंट पे इट इज अराउंड 22.5 मेगापास्कल।
This problem that is coming up because of the formulation of the contact. तो जो contact की हमने second formulation बनाई है penalty based, this is not very accurate. This is fast. Penalty based contact is fast. It is easy to converge, but it can lead to errors. ठीक है, तो और ये चीज हमें यहाँ पे क्लियर नजर आ रही है कि हमारे पास थीटा डायरेक्शन में किसी किस्म की बाउंड्री कंडीशन, किसी किस्म के लोड्स में कोई वेरिएशन नहीं है, मटेरियल में कोई वेरिएशन नहीं है, बट हमारे पास जो कॉन्टैक्ट प्रेशर है उसमें वेरिएशन नजर आ रही है, और वो साइक्लिक वेरिएशन नजर आ रहा है, हर थोड़ी देर के बाद मिनिमम प्रेशर जनरेट हो रहा है, which means that there is something not right in the contact formulation. So penalty based contact for this particular problem seems to be generating some errors. और मैंने अभी जो इसका, let me just show you the mesh अभी इस चीज से सॉल्व किया है मैंने, इससे अराउंड 5 times ज्यादा mesh साइज तक सॉल्व किया था. Even then this contact pressure variation was there. So this is not an issue with the mesh size. वो mesh size के issue को मैंने actually verify किया है, और आपको भी चेक करना चाहिए जब भी इस किस्म कोई वेरिएशन आए, तो you need to make sure कि आप ये चेक करें कि आपकी वेरिएशन के mesh की वजह से नहीं आ रही, because essentially होता क्या है, वो आपके पास अब जैसे ये वाला mesh, ये वाला एलिमेंट है, ये आउटर उसका mesh है, आउटर पाइप का, और ये वाला जो एलिमेंट है ये स्क्वायर एलिमेंट, ये इनर पाइप का है, ठीक है ना. तो ये जो नोड प्रोड्यूस हो रहा है और ये जो नोड प्रोड्यूस हो रहा है, COMSOL will try to match these two together, सी के इन दोनों में कितना गैप आ रहा है, ठीक है. जैसे जैसे मेश रिफाइन होता जाएगा वैसे वैसे आपके कॉन्टेक्ट की एक्यूरेसी भी बढ़ती जाएगी, ठीक. बट Even then we will see, जो मैंने यहाँ पे अपना टेस्ट किया था, although वो मैंने रिजल्ट सेव नहीं किया क्योंकि मैं घर से फाइल इंटरनेट में भेजी थी, तो बहुत बड़ी फाइल हो गई थी, मैंने कम मैच साइज की फाइल को एक्सपोर्ट कराया. तो जो वेरिएशन आपको यहाँ पे शो हो रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ आवर फॉर्मुलेशन ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर्मुलेशन में, ठीक है. लेट अस जस्ट सी कि सेकंड वाले में केस में क्या आ रहा है. तो मैं सेकंड वाले केस में सी मैंने क्या चेंजेस किए हैं, प्लास्टिसिटी अभी भी ऑफ है. इस केस में मैंने सेकंड वाले कॉन्टैक्ट को डिसेबल कर दिया, पेनल्टी वाले को डिसेबल कर दिया, ऑगमेंटेड लैग्रांजियन को इनेबल रखा हुआ है, और बाउंड्री लोड अभी भी डिसेबल्ड, ठीक है. विच मींस कि मैं भी सिर्फ इंटरफेरेंस फिट यानी इंटरफेरेंस प्रेशर को मेजर करना चाह रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना चाह रहा. और मैंने अगेन रिजल्ट्स को जनरेट किया. एक चीज में आई वांट टू जस्ट शो यू बिटवीन दीस टू, जस्ट जो इंपॉर्टेंट है आप फ्रॉम दैट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू. जो आपके पास पेनल्टी बेस्ड स्टडी वन, हमारे पेनल्टी बेस्ड मेथड आपकी सिस्टम के अंदर कोई नई वेरिएबल को इंट्रोड्यूस नहीं कराता. वो पेनल्टी बेस्ड मेथड क्या है, वो एक सॉर्ट ऑफ समझे कि एक स्प्रिंग या एक स्टिफनेस ऐड कर देते हैं बिटवीन योर सर्फेसेस एंड इट ट्राइज टू ब्रिंग देम टुगेदर, उनको क्लोज करने की कोशिश करता है, और वो जो स्प्रिंग जितना कंप्रेस हो रहा होता है उतना वो प्रेशर जनरेट कर रहा होता है, ठीक है. तो पेनल्टी बेस्ड कॉन्टैक्ट इज easier to solve because it is not introducing any more variables in your system. Compared to this, अगर आप उसको देखेंगे augmented Lagrangian को, वो नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करता है अपनी सॉल्यूशन में. तो इसी वजह से ये सॉल्वर की टाइप भी चेंज हुई. COMSOL ने खुद सेट की, मैंने कुछ भी नहीं किया. दिस इज अ फुली कपल्ड एनालिसिस, ठीक है. सारी चीजें साथ सॉल्व हो रही हैं. ऑगमेंटेड लैग्रांजियन के अंदर इसे सेग्रीगेटेड सॉल्व, व्हिच मींस कि वो दो डिफरेंट स्टेप्स के अंदर हर आइटरेशन को सॉल्व करता है. सबसे पहले वो सॉल्व मैकेनिक्स सॉल्व करता है, डिस्प्लेसमेंट फील्ड वेरिएबल है, और फिर एक और स्टेप उसने ऐड किया है जिसमें वो कांटेक्ट प्रेशर को ऐड करता है. तो नया वेरिएबल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है दैट इज द कांटेक्ट प्रेशर. कांटेक्ट प्रेशर इज अ न्यू वेरिएबल व्हिच इज बीइंग सॉल्व्ड फॉर इन आवर फिजिक्स नाउ. इस वजह से it takes longer to solve, it is more difficult to converge, but it gives us much better results. ठीक है. तो ये सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट जो है COMSOL कर रहा होगा. एक प्रॉब्लम आएगी वो जो कि एक और चीज जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक सिंपल कॉन्टेक्ट डिफाइन किया होता, जैसे इस पर्टिकुलर केस में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्ट 2 डिफाइंड है. अगर मैं कॉन्टेक्ट 2 को आके पेनल्टी से ऑगमेंटेड लैग्रांजियन पे कर दूं
स्टडी इज नॉट ऑटोमेटिकली अपडेटेड, हालांकि ऑगमेंटेड लैग्रेंजियन के लिए दिस नीड्स टू बी ए सेग्रीगेटेड सॉल्वर। तो अगर आप कोई भी ऐसी चीज मेजर चेंजेस कर रहे हैं ना स्टडी के अंदर, तो प्लीज डू वन थिंग, सॉल्वर कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर आके प्लीज डिलीट योर कॉन्फ़िगरेशन। सो पिछली स्टडी की कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनको डिलीट कर दीजिए, ताकि जब नई स्टडी परफॉर्म हो तो जो डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं आपकी करंट फिजिक्स के लिए वो सॉल्व होना शुरू हो जाए। तो दिस इज वन थिंग यू शुड ऑलवेज ट्राई टू डू। इसको ये चीज भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ, और फिर अगर मैं अब ये इसको ऑगमेंटेड लैग्रेंजियन में करके स्टडी 1 को सॉल्व करूंगा ना, वो सॉल्व ही नहीं करेगा, बिकॉज उससे करंट जो सॉल्वर यहाँ पे जनरेट किया भी पेनल्टी बेस्ड सिस्टम के लिए किया। ठीक है, तो इसको वापस कर देते हैं क्योंकि हमने कॉन्टेक्ट 1 पर ऑगमेंटेड लैग्रेंजियन डिफाइन किया हुआ। एनीवेज, तो ये वाली चीज हो गई। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। ये चीज याद रखिएगा कि पेनल्टी बेस्ड सिस्टम डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी न्यू वेरिएबल्स इन योर मॉडल। ठीक है, और अगर आप ऑगमेंटेड लैग्रेंजियन में कॉन्टेक्ट डिफाइन कर रहे हैं तो नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो रहा है व्हिच इज द कॉन्टेक्ट प्रेशर, और कॉन्टेक्ट प्रेशर अलग से सॉल्व होता है डिस्प्लेसमेंट फील्ड के अलग से सॉल्व होता है। ठीक है, it gives you much better results, but it is more difficult to converge. हमारे particular case में it did not cause that much trouble to us. It was easily solved, आराम से solve होगा। अब इसके स्ट्रेसेस देखें, स्ट्रेसेस में कोई मेजर डिफरेंस नहीं आ रहा स्टडी 2 के। कॉन्टेक्ट प्रेशर के अंदर थिंग्स हैव इम्प्रूव अ लॉट, 2.22 से 2.33 की वेरिएशन आ रही है, ऑल्दो दिस स्टिल नीड्स टू बी द सेम, और ये चीज सेम हो जाती है अगर मैं मेश को रिफाइन करूँ ना। I tried with a finer mesh, this thing is converged, इसमें कोई इसमें मसला नहीं आता, and we can see कि this is already much better than the penalty based system। ठीक है, इसके रिजल्ट्स बहुत बेहतर है, आपकी जो स्ट्रेसेस की जो प्रेशर की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है थ्रू आउट योर बॉडी, व्हिच इज व्हाट वी एक्सपेक्ट इन दिस केस। ठीक, ये वाला पॉइंट हो गया इंपॉर्टेंट। देन स्टडी 3 हमने की कि हम ऑगमेंटेड लैग्रेंजियन, वी हैव सेड कि ऑगमेंटेड लैग्रेंजियन सीम्स टू बी अ बेटर ऑप्शन। तो एंड वी हैव सीन कि आपके पास स्ट्रेसेस, आपकी यील्ड स्ट्रेसेस ज्यादा जा रहे हैं, तो लेट्स इनेबल प्लास्टिसिटी। तो स्टडी 3 के अंदर व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने पेनल्टी बेस्ड सिस्टम को डिसेबल कर दिया, बाउंड्री लोड को डिसेबल कर दिया, बट प्लास्टिसिटी को इनेबल कर दिया। तो अब आई एम जस्ट लुकिंग एट द इंटरफेरेंस फिट, कि जब फिटिंग हो रही है चीज की, कोई इंटरनल प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा, तो उसमें प्लास्टिसिटी हो रही है और कितनी हो रही है, और प्लास्टिसिटी के साथ आपका कॉन्टेक्ट प्रेशर कितना आएगा और आपका स्ट्रेसेस कितना आएगा, 2 सॉर्ट। ठीक है, तो स्टडी 3 में हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, अब इसमें देखें, इसमें कॉमसोल ये रिजल्ट हम पहले भी देख चुके हैं। कॉमसोल इट ट्राइज टू ऐड कंटूर लाइंस फॉर प्लास्टिक स्ट्रेन। ठीक है, तो उसने वो भी ऐड की हुई है। तो लेट्स जस्ट जूम इन हियर। ये वाली जो लाइन है ना, दिस इज नॉट दैट गुड। लेट मी जस्ट डू वन थिंग, इसको मैं ना फिक्स कलर्स की बजाय लेट मी जस्ट गो एंड मेक, मैंने उसको ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट किया। तो ब्लैक लाइन जो यहाँ पे शो हो रही है, दीज आर शोइंग प्लास्टिसिटी इन एल्यूमिनियम। ठीक है, हमारे पास उसके अंदर प्लास्टिसिटी इतनी नहीं आ रही, थोड़ी सी आ रही है। दिस लाइन हियर इज शोइंग सम प्लास्टिसिटी हैपनिंग इन आवर, ये वाली जो लाइन है हमारे स्टील के अंदर भी शो हो रही है, बट इट इज नॉट दैट मच। ठीक है, हमारे पास ये वाली जो चीज है, दिस इज मेनली हैपनिंग इन हमारे पास अपने एल्यूमिनियम वाली चीज के अंदर प्लास्टिसिटी शो। एक जो चीज इंपॉर्टेंट है ना, वो आई फॉरगॉट टू टॉक अबाउट दैट, वो ये है कि लेट्स सी की जो नई बाउंड्री का मन थी हमारे पास इनिशियली क्या था। हमारे पास इनिशियली ये था कि वी हैड, दिस वाज द बाउंड्री ऑफ द इंटरनल पाइप, दिस वाज द बाउंड्री ऑफ द आउटर पाइप। दोनों की जब फिट हुए आपस में, द न्यू बाउंड्री इज इन बिटवीन द टू लिमिट्स। तो यानी कि समवेयर इन द मिडिल चीज सेटल डाउन हुई है, एंड इनिशियली मेरे आउटर पाइप जहां तक था, इट हैज एक्सपेंडेड बाय दिस अमाउंट, क्योंकि उसको फिट होने की जरूरत पड़ी। सिमिलरली आपका जो इंटरनल पाइप था वो नीचे की तरफ थोड़ा सा उसका वो कंप्रेस हुआ,
वो यहाँ पे शो हो रहा है कि दिस वाज द ओरिजिनल इंटरनल डायमीटर एंड दिस इज द इंटरनल डायमीटर, ठीक है। और दिस वाज द आउटर डायमीटर ऑफ द इंटरनल पाइप, it has now come to this point. This was the internal diameter of the outer pipe, it has now come to this point. तो बीच में एक converged location के ऊपर, एक single location के ऊपर internal और outer diameters of the two pipes have matched, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास stresses generate हो। Anyways, तो हमारे पास जो contact pressure generate हो रहा है, in this case it is again it has lowered down. So if we compare the two cases, without plasticity और with plasticity, हमारे पास जो contact pressure है वो कम हो गया, because stresses कम हो गए, stresses कम हुए हैं तो आपके पास जो pressure generated है stress की वजह से वो भी कम हुआ है। तो it is now around 8.75 megapascals, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू है तो प्लीज आस्क मी, कोई भी चीज डिस्कस करनी है तो कर ले, बिकॉज आई नीड टू स्टिल टॉक अबाउट दिस मॉडल। एक चीज और है इसमें जो हमने डिस्कस करना है, और अगर नहीं है तो वी कैन, क्योंकि 2-3 मिनट ही रह गए, विल स्टॉप दिस सेशन एंड विल रीस्टार्ट एंड कंटिन्यू। कोई चीज है ऐसी पूछने की भी? सर जो मल्टीपल स्टडीज ऐड हो रही हैं वो वैसे ही लेफ्ट क्लिक करके हम स्टडीज ऐड कराते हैं, जैसे आप यहाँ से ऐड स्टडी करते जाते हैं। ओके, ठीक है। हर स्टडी जो है आपके लिए अपना डाटा सेट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। हर स्टडी का अपना डाटा सेट प्रोड्यूस हो रहा है, हर स्टडी के अपने रिजल्ट्स। जब हम स्टडी रन करते हैं ना, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट्स जनरेट हो जाते हैं। मैं क्या करता हूँ कि मैं एक नोड ऐड करता हूँ यहाँ से जाके, और उन रिजल्ट्स को उठा के ड्रैग करके उसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन ब्रिंग दिस आउटसाइड इफ आई वांट। नहीं आ रहा, बाहर नहीं आ रहा। यू कैन ड्रैग इट इन, नहीं, आई कैन टेक इट इन बट बाहर नहीं ड्रैग होगा। तो आई कैन जस्ट पिक समथिंग अप एंड प्लेस इट ऑन टॉप ऑफ दिस नोड ग्रुप, वो उसके अंदर ड्रैग हो जाएगा। तो हर स्टडी हमने ऐड स्टडी से करके की है। एक स्टडी तो हमने डिफॉल्ट शुरू में ले आए थे, उसके बाद हमने 3 और स्टडीज ऐड की। और स्टडीज ऐड करने का फायदा ये होता है कि आपके रिजल्ट्स सेव रहते हैं। तो अगर आपने डिफरेंट चीजें टेस्ट करनी है और अगर आप उसी स्टडी 1 के अंदर बार बार चीजें चेंज करते रहेंगे तो आपके पिछले रिजल्ट्स ओवरराइट होते रहेंगे। तो अगर आप हर नए काम के लिए सेम मॉडल के ऊपर अगर कोई नई स्टडी करना चाह रहे हैं तो ऐड अ स्टडी। उससे फायदा ये होगा कि आपके हर जो आप स्टडी कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स अपनी जगह पे हैं। मैंने 4 डिफरेंट स्टडी की एंड all the results are still there, तो I can look at all of them। लेकिन अगर मैं एक ही स्टडी के ऊपर ये काम बार बार कर रहा होता तो मुझे हर दफा ये मॉडल दोबारा रन करना पड़ रहा होता in order to show you this thing, ठीक है। तो it's a good practice to add a new study in order to study a new behavior। तो उससे आपके सारे रिजल्ट्स एक जगह सेव रहते हैं, क्योंकि it takes a long time to actually solve these things। अभी मैं आपको एक मॉडल दिखाऊंगा which actually takes a very long time to solve, और वो अभी उसको डिस्कस करते हैं। इट इज रिलेटेड टू ड्राइंग, जो ड्रॉ कर रहे होते हैं फिर पुश कर रहे होते हैं किसी चीज को थ्रू अ डायर सॉर्ट ऑफ थिंग। तो इसके अलावा कोई पॉइंट है? ये जो ग्राफिकल रिजल्ट्स आते हैं और प्लॉट आते हैं, इसको एक्सेल में कैसे ओपन करते हैं वो नहीं हो रहा। अच्छा, एक तो लेट मी फर्स्ट शो यू कि आप एक तो फिगर्स को सेव करा सकते हैं फ्रॉम हियर प्रिंट करके, ठीक है। तो यू कैन इंक्लूड थिंग्स हियर कि आप टाइटल, कलर, लेजेंड वगैरह जो भी चीज आपने रखनी है वो चीजें रखें। फॉन्ट साइज डिफाइन कर देंगे अपने हिसाब से, एंड यू कैन then generate this thing in आप इसको PDF जनरेट कर लें and then you can copy and paste from there। that is one way to do it। आप उसका इमेज स्नैपशॉट ले सकते हैं, तो सेम थिंग यू कैन डू, एंड उसको क्लिपबोर्ड में आप सब कुछ यही काम करें, आप सब कुछ डिफाइन करें यहाँ पे, एंड देन यू कैन जस्ट क्लिपबोर्ड पे कर लें, फाइल पे कर लें, व्हाटएवर यू वांट, एंड यू कैन एक्सपोर्ट दिस। तो वो इमेज, ये वाली पूरी चीज जो है ना, दिस इज गोइंग टू कॉपी विद अ वाइट बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग, एंड यू कैन देन जस्ट टेक इट वेयरएवर यू वांट। एक तो ये चीज होगी। क्विक स्नैपशॉट लेने का तरीका ये होता है कि यू कैन जस्ट क्लिक दिस थिंग और वो इसका क्विक स्नैपशॉट ले लेता है, व्हिच यू कैन डायरेक्टली जस्ट गो एंड पेस्ट। अगर ज्यादा सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी है तो यू कैन गो हियर एंड ट्राई डिफरेंट थिंग्स। जो आप चीज कह रहे थे वो ये थी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी एक पॉइंट के ऊपर कोई रिजल्ट, राइट, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि अगर हम
कोई रिजल्ट जनरेट करें या फिर let me just the right results में जाके इसी पॉइंट के ऊपर अपना रिजल्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इस पॉइंट के ऊपर कॉल करते हैं। Let's just look at the total displacement. ठीक, स्क्रीन शेयर। ओके, सॉरी। तो एनीथिंग दैट इज जनरेटेड हियर, कोई भी अगर मैं कोई भी रिजल्ट जनरेट कर रहा हूँ तो आपका कोई टेबल अगर यहाँ पे जनरेट हो, देयर आर गोइंग टू बी टेबल्स हियर, ठीक है। उन टेबल्स को यू कैन जस्ट कॉपी एंड कॉपी टेबल विद हेडर्स या विदाउट हेडर्स एंड यू कैन कॉपी इट एंड पेस्ट इट इन एक्सेल। एक तो ये चीज होती है। अगर कोई फिगर आपके पास ग्राफ जनरेट हो रहा है, लाइन ग्राफ, तो उस लाइन ग्राफ के ऊपर आप राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट डाटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट के अंदर एक नई यहाँ पे फील्ड जनरेट हो जाएगी जिसको आप सेव करा सकते हैं। वो इस वाले केस में मैं नहीं दिखा सकता अभी आपको, बिकॉज इसमें वो उस तरह का डाटा जनरेट नहीं हो रहा। प्रॉब्ली अगला वाला मॉडल खोलूंगा तो उसमें विल बी एबल टू होपफुली सी दैट फिनोमेनन कि हम वो ग्राफ को कैसे एक्सपोर्ट करा सकते हैं। I'll try to show it to you। तो इसमें हमने कोई पैरामीट्रिक या फिर वेरिएबल को चेंज करते हुए स्टडी में की तो उस तरह के रिजल्ट्स नहीं आ रहे। लेकिन आपके पास हर केस में यहाँ पे कोई ना कोई टेबल जनरेट हो रहा होगा। टेबल्स के अंदर आप जाएंगे, उस टेबल को यू कैन जस्ट कॉपी। तो यहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स हो सकती है, मल्टीपल रोज हो सकती है। यू कैन जस्ट कॉपी द एंटायर टेबल या फिर सेल को, या फिर आप सिलेक्ट करके डिफरेंट चीजों को उसको कॉपी कर सकते हैं। सिंपली एक कॉलम को कॉपी कर सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट, एंड देन दिस इज अ स्प्रेडशीट डायरेक्टली। तो वो आप डायरेक्टली एक्सेल के अंदर पेस्ट कर सकते हैं टेबल से उठा। दैट्स द वे टू डू इन दिस केस। अच्छा, इसमें इस मॉडल के अंदर एक चीज जो और इम्पोर्टेंट है ना, वो ये है कि लेट्स से यू वांट टू मॉडल द फिनोमेना, आई विल टॉक अबाउट दिस, कि आपने ये पाइप की कॉम्बिनेशन बना लिया। फर्स्ट आपने मॉडल किया है कि इनके बीच में एक इंटरफेरेंस हो रही है, ठीक है। तो अब एक इंटरफेरेंस हो गई, चीजें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी आर अप्लाइंग सम इंटरनल प्रेशर टू द सिस्टम। तब दो स्टेप हो गए। एक स्टेप ये है कि पहले मेरे पास इंटरफेरेंस फिटिंग हुई है, जो कि हमारी स्टडी 3 के रिजल्ट से, ठीक है। तो हमारे पास जो ये रिजल्ट्स आए थे, दिस थिंग इज व्हाट वी आर सेइंग, ठीक है, कि हमने ये इंटरफेरेंस फिटिंग कर ली, प्लास्टिसिटी भी हो गई, एवरीथिंग इज डन। एंड what happens if this system is later on then exposed to an internal pressure? तो हमने जो प्रेशर यहाँ पे अप्लाई किया हुआ, दैट इज अ प्रेशर ऑफ 10 मेगापास्कल्स, ठीक है, इस इंटरनल सरफेस पे। एंड व्हाट आई वांट टू मॉडल इज, आई वांट टू अप्लाई द प्रेशर आफ्टर द इंटरफेरेंस फिटिंग इज कंप्लीटेड, ठीक। उसके लिए देयर इज एन ऑप्शन इन कंसोल दैट यू कैन डिफाइन इनिशियल कंडीशंस फॉर अ सिस्टम। तो मैं करना क्या चाह रहा हूँ? करना ये चाह रहा हूँ कि मैं एक स्टडी परफॉर्म करना चाह रहा हूँ। इस स्टडी के अंदर आई वांट टू गिव द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो मैं इसमें बताऊंगा कि सिस्टम की जो इनिशियल स्टेट है, यानी सिस्टम के अंदर जो इनिशियल डिफॉर्मेशन है, इनिशियल स्ट्रेसेस हैं, वो आपने कहाँ से उठाने। तो आई कैन टेल इट कि स्टडी 3 के जो रिजल्ट्स हैं, दैट इज द इनिशियल कंडीशन फॉर स्टडी 4। तो स्टडी 4 जब स्टार्ट हो रही होगी, उसके अंदर ऑलरेडी स्ट्रेसेस होंगे। कितने स्ट्रेसेस होंगे? जो यहाँ पे शो, जो डिफॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही है, जो प्लास्टिसिटी यहाँ पे शो हो रही है, व्हाटएवर स्टेट इज हियर, दैट विल बी टेकन फ्रॉम स्टडी 3, और स्टडी 4 के स्टार्ट में वो स्टेट अज्यूम हो जाएगी। तो एनीथिंग दैट हैपेंस इन स्टडी 4 विल बी बेस्ड ऑन दिस स्टडी 3 रिजल्ट। इसके बाद का काम है, ठीक है। तो दैट इज समथिंग आई वांट टू शो यू कि कैसे करते हैं। स्टेशनरी के अंदर आए, इसके अंदर हमने क्या काम किया हुआ है? मैंने प्लास्टिसिटी ऑन रखी हुई है, सिर्फ एक चीज डिसेबल की हुई, विच इज पेनल्टी बेस्ड कांटेक्ट। मैंने बाउंड्री लोड को भी इनेबल कर दिया, ठीक। वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट सॉल्वर में देखिए, मैंने इनिशियल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स व्हिच आर सॉल्व्ड फॉर, यानी डिस्प्लेसमेंट्स, कांटेक्ट प्रेशर, प्लास्टिसिटी के वेरिएबल्स, व्हाटएवर इज बीइंग सॉल्व्ड फॉर, बाय डिफॉल्ट इट इज फिजिक्स कंट्रोल, मैंने उसको यूजर कंट्रोल कर दिया। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इट इज एन इनिशियल एक्सप्रेशन, मैंने उसको सॉल्यूशन कर दिया। और स्टडी, मैंने स्टडी 3 सिलेक्ट करके उसको बोला कि जो भी लास्ट रिजल्ट है ना स्टडी 3 का, उसको पिक करो। हमारे पास स्टेशनरी स्टडी है तो उसमें सिर्फ एक ही रिजल्ट है, बट अगर टाइम डिपेंडेंट स्टडी होगी या कुछ भी होगा, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा कि आप किस टाइम के ऊपर रिजल्ट देना चाह रहे हैं क्या। तो यूजुअली हम उसको लास्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, व्हाटएवर इज द एंड फाइनल रिजल्ट
of study 1 will just pick that. ठीक है, तो study 3 के जो भी आखिर के रिजल्ट्स हैं, that is the initial value of the displacements, of the plasticity, of the contact pressure for this particular study. तो आप बहुत सारे चीजों में ना this needs to be done. You need, there are some processes which happen one after the other. तो आपको उनको एक के बाद एक ऐड करना पड़ता है. And this does not even need to be added. इतने दूर करके जरूरी नहीं होता. आपके पास यहीं पे जो है ना स्टडी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐड हो सकते हैं और उनकी इनिशियल कंडीशंस एक के ऊपर एक अप्लाई हो सकती है. दैट इज आल्सो पॉसिबल, बट राइट नाउ वी आर डूइंग द सिंपल वे कि हमने बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट स्टडी उठा ली. तो स्टडी 4 के अंदर जो स्टेशनरी स्टेप है वो स्टडी 3 के रिजल्ट से स्टार्ट हो. होपफुली दिस पॉइंट इज क्लियर. Sometimes what happens is that there are variables which we are not solving for. हो सकता है यहाँ पे एक और फिजिक्स हो, हीट ट्रांसफर की, उसको मैंने इसमें डिसेबल किया. तो there is an option here as well कि अगर आपके पास कोई ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि आप करंट स्टेशनरी स्टेप में सॉल्व नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल मैं टेम्परेचर सॉल्व नहीं कर रहा और टेम्परेचर का वेरिएबल यूज होना है, तो वो कहाँ से उठाना है. तो यू कैन ऑल्सो डिफाइन दैट हियर. हो सकता है पहले आपने कहीं हीट ट्रांसफर की फिजिक्स सॉल्व की हो, तो यू कैन जस्ट गिव दैट सॉल्यूशन हियर. टेम्परेचर का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ से उठाना. So that is also possible. So initial values of variable solved for, values of variable not solved for. तो अगर temperature की distribution आपने कहीं से उठानी है, you can just pick a solution from here again. ठीक है, solution में जाके you can just pick a solution and that will work. ठीक है, तो दो तरह की initial एक अच्छा ये चीज भी नोट करें. वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है उनमें इनिशियल वैल्यूज हैं सॉल्व वेरिएबल्स की, सिर्फ इनिशियल, बिकॉज ये सॉल्व होंगे. और जो वेरिएबल सॉल्व नहीं हो रहे उनकी एक्चुअल वैल्यू के क्या होगा. फॉर एग्जांपल टेम्परेचर का सॉल्व नहीं हो रहा तो टेम्परेचर की कोई वैल्यू जो कि कांस्टेंट रहेगी इस पूरे प्रोसेस, तो वो वैल्यू क्या लेनी है वो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी नहीं की भी, बट इट इज पॉसिबल टू डू. इसके अलावा हमने इसमें कुछ भी नहीं किया हुआ, हमने कोई स्टडी एक्सटेंशन नहीं की, कुछ भी नहीं किया हुआ, हम एक सिंगल स्टेप सॉल्व कर रहे हैं. और सॉल्वर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ऑटोमेटिकली ली हुई है. सेग्रीगेटेड सॉल्वर लिया हुआ है बिकॉज इट इज अ कॉन्टैक्ट ऑगमेंटेड लैग्रांजियन बेस्ड कॉन्टैक्ट प्रॉब्लम. तो उससे कॉन्टैक्ट प्रेशर को अलग वेरिएबल अज्यूम करके सॉल्व कर रहे हैं. अगेन दिस इज बाय डिफॉल्ट खुद से किया हमने, उसमें कोई सेटिंग नहीं. ठीक है, वी कैन सॉल्व दिस थिंग. इफ यू सॉल्व दिस यू कैन जनरेट द रिजल्ट्स एंड यू कैन गो एंड हैव अ लुक एट स्टडी 4 के रिजल्ट्स के अंदर. बाउंड्री लोड जो हमारे पास ये अप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, 10 मेगापास्कल का बाउंड्री लोड अप्लाई हो रहा है. स्ट्रेसेस जो मेरे पास जनरेट हो रहे हैं, these are the stresses that are generating. ठीक है, plasticity is very small. ठीक है, तो it's 0.004 प्लास्टिक स्ट्रेन है मैक्सिमम हमारे पास. इतना ज्यादा प्लास्टिसिटी अभी इनिशिएट हुई है, बहुत ज्यादा प्लास्टिसिटी सिस्टम में होना सॉल्व शुरू नहीं हुई. इट इज ओनली इनिशिएट. ठीक है, अच्छा उसके अलावा कॉन्टैक्ट प्रेशर इज 8.77. इट हैजंट चेंज्ड मच. कॉन्टैक्ट प्रेशर में चेंजेस नहीं है. कॉन्टैक्ट प्रेशर इज व्हाट दिस इज ट्राइंग टू शो यू. द कॉन्टैक्ट प्रेशर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस इंटरनल थिंग मेनली. वो ज्यादा डिपेंड कर रहा है आपके जो हमारे पास 8.79 से 8.74 की वेरिएशन है. इसका मैश रिफाइन करेंगे तो इट विल प्रॉब्ली लाइकली कन्वर्ज टू 8.77 हियर एज वेल. ये जो चीज डिपेंड कर रही है, दिस इज डिपेंडेंट मेनली ऑन कि आपके पास इंटरफेरेंस कितनी थी. 1 mm की इंटरफेरेंस पे ये रिजल्ट जनरेट हुआ. अगर आप इंटरफेरेंस कम कर देंगे, ज्यादा कर देंगे, तो आपके कॉन्टैक्ट प्रेशर चेंज होना शुरू हो जाएगा. तो ये कितना रखना होता है, दिस डिपेंड्स कि आपको कितनी फ्रिक्शन सिस्टम के अंदर चाहिए, कितना, क्योंकि जितना कॉन्टैक्ट प्रेशर होगा फ्रिक्शन उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी. ठीक है, तो दिस होपफुली मैंने इसमें बहुत सारी चीजें बताई हैं. इफ आई जस्ट समराइज व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट इज, हमने एक मेथड अभी देखा है कि अगर हम स्टडीज के अंदर कुछ पर्टिकुलर फिजिक्स सेटिंग्स को डिसेबल करना चाहें वो कर सकते हैं. तो वी क्लिक ऑन दिस मॉडिफाई एंड वी कैन इनेबल एंड डिसेबल डिफरेंट सेटिंग्स फ्रॉम हियर. इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि यू कैन जस्ट गो अहेड एंड डिफाइन ऑल योर सेटिंग्स एट वंस. और फिर हो सकता है मल्टीपल स्टडीज आपने करनी हो, कुछ में कोई सेटिंग्स अप्लाई हो रही है, किसी और में कोई दूसरी सेटिंग्स अप्लाई हो रही है, यू कैन इनेबल एंड डिसेबल एज पर यू लाइक इट. ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग. सेकंड पॉइंट जो इस मॉडल में हमने देखा था, दैट वाज दैट देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिहेवियर्स, कॉन्टैक्ट मॉडल्स. एक पेनल्टी बेस्ड कॉन्टैक्ट है व्हिच इज फास्टर,
but it is less accurate. That should be your go-to option, initial option अगर penalty based हो. Penalty based contact को solve कर लें, and then once it is solved, then you can look for augmented Lagrangian based solutions as well. Augmented Lagrangian based contact is more difficult to converge. It is more time consuming because उसके अंदर नया variable introduce हो रहा होता है. That's the second thing we talked about. हमने तीसरी मेन चीज जो देखी थी वो देखी थी कि there is an option which allows us to give initial conditions to the system. तो हम लोग अपने सिस्टम में अगर किसी और स्टडी से आगे चलना चाह रहे हैं तो we can define that. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपने मल्टीपल प्रोसेसेस करने, फॉर एग्जांपल किसी चीज को आपने हीट किया है और उसकी वजह से उसमें थर्मल एक्सपेंशन हुई है, वो हीट हो गई है एक सर्टेन पॉइंट तक, एंड आफ्टर दैट यू आर अप्लाइंग सम फोर्स टू इट. ठीक है, आफ्टर दैट इट इज पॉसिबल टू डू दैट. ठीक है, आप उसकी इनिशियल कंडीशन पिछली स्टडी की दे देते हैं एंड देन इट कैन सॉल्व फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स. ठीक है, तो दिस वाज these were the three main points that we talked about in this case. इसमें कोई भी चीज डिस्कस करने की है तो हम कर लेते हैं, otherwise I would like to open the second module जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ. All right. So अच्छा, इसमें this is a more difficult problem to converge. ठीक है, let me just first show you what this is. हो क्या रहा है कि हमारे पास एक मेटल का sort of cylindrical billet है. ठीक है, उसको हम पुश कर रहे हैं through a die. तो let me just show you in 3 dimension what it looks like. एक एक्सिस सिमेट्रिक मॉडल है. ठीक है, तो हम उसको 3D में विजुअलाइज कर सकते हैं. It takes time to actually visualize it 3D में मॉडल चाहिए क्योंकि शेप बहुत हैप्पीजेंट सी शेप जनरेट हो रही है, तो इट कैन समटाइम टेक टाइम टू एक्चुअली जनरेट द रिजल्ट्स. पहली दफा ज्यादा टाइम लेता है तो थोड़ा सा कम. अच्छा, जब तक ये हो रहा है वी कैन टॉक अबाउट द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम ये है कि हमने एक सॉर्ट ऑफ ये कोनिकल शेप का हमने एक पैसेज वे बनाया हुआ है, उसके अंदर से हम सिलेंडर को पुश कर रहे हैं. ठीक है, एंड बिकॉज दिस डायमीटर इज रिड्यूसिंग, तो जब ये सिलेंडर आपके इससे कांटेक्ट में आएगा तो उसका यहाँ पे एरिया रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा. तो हम लोग बेसिकली उसको जो बिहेवियर होता है ना कि आप डायमीटर रिडक्शन करना चाह रहे हैं किसी चीज की, वाला काम करना चाह रहे हैं यहाँ पे. एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन इज कि आपके पास एक तो कांटेक्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे इस अब देखें, दिस इज व्हाट वी हैव. Let me just quickly. This is the initial state. ठीक है, ये इनिशियल प्रेशर नजर आ रहा है आपका, ये इस वजह से आ रहा है कि मैंने यहाँ पे एक जो है वो यू कैन सी दीज लाइंस, यहाँ पे भी एक इंटरफेरेंस जनरेट हो रही थी, उस इंटरफेरेंस को मैंने ब्लॉक करा. ठीक है, मैंने जब इनिशियल 0 टाइम पे इसको सॉल्व करा तो उसी इंटरफेरेंस को खत्म करने के लिए एक कॉन्टेक्ट डिफाइन किया और उससे उसने यहाँ पे प्लास्टिसिटी जनरेट किया. तो दिस इज द इनिशियल स्टेज जो है इसकी. ठीक है, एंड इट कैन देन हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप अंदर पुश कर रहे हैं. तो इट इज जस्ट बीइंग पुश्ड इनसाइड वन स्टेप एट अ टाइम. और फाइनली जिस पॉइंट पे मैंने सिस्टम को स्टॉप कर दिया था बिकॉज दिस सॉल्व फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और कल 4:30 बजे आई स्टॉप्ड इट. दिस इज अ प्रॉब्लम व्हिच एक्चुअली इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व. बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेके कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व कर रहा है. तो I wanted to get to this point जहाँ से इसको बाहर आ जाए, but I failed to do that. वो नहीं हो पाया था. So let me just in fact cancel this, go to the 2D model that is easier to see. तो हमारे पास इस रीजन पे फोकस करते हैं. जैसे जैसे ये अंदर पुश हो रहा है आपके पास, ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन. तो आपके पास ये पूरा ब्लॉक अंदर की तरफ पुश हो रहा है, जिसकी वजह से इसका साइज रिडक्शन हो रही है. तो काफी करीब में पहुंच गया था, बट दिस स्टिल नीडेड मोर टाइम टू सॉल्व. तो अभी जो उसका अच्छा ये लास्ट 4 मिनट्स पता नहीं किस चीज के दोबारा दिस एक्चुअली सॉल्व फॉर एन आवर और समथिंग लाइक दैट. बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेके सॉल्व कर रहा था एंड इवेंचुअली आई हैड टू स्टॉप दिस.
4:30 बजे मैंने उसको प्रिंसिपल स्टॉप कर दिया था। 39 मिनट्स इट टुक इतना सॉल्व करने के लिए, बट इट स्टिल नीडेड लाइक 15 more minutes, 10-15 more minutes to solve the entire thing. अच्छा, तो अभी let's just talk about what this model is, how it is made, and how you can model this thing again. ठीक, तो ज्योमेट्री itself is very straightforward, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके अंदर मैंने एक रेक्टेंगल बनाया सबसे पहले, ये वाला एक पॉलीगॉन बनाया है। पॉलीगॉन ये होता है कि यू कैन जस्ट डिफाइन स्ट्रेट लाइंस। तो मैंने ये पॉलीगॉन बनाया, अब यहाँ पे मेरे पास जो इंटरफेरेंस आ रही है इनको मैंने फिलेट किया हुआ है ताकि मेरा कॉन्टेक्ट बेहतर डिफाइन हो सके। ये लाइन सेगमेंट्स मैंने बनाई थी इन ऑर्डर टू हेल्प इन मेशिंग। तो आई विल टेल यू हाउ दिस हेल्प्स। मैंने 2 लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की इन ऑर्डर टू इंप्रूव माय मेशिंग। फिर मैंने अपने जो यहाँ पे कोन थी इसको भी फिलेट कर दिया। अब ये फिलेट नहीं करता ना मैं अगर, तो यहाँ पे मटेरियल जमा होना शुरू हो जाता है। तो व्हाट हैपेंस दैट दिस थिंग स्टार्ट्स टू पुश हियर एंड दिस साइड एक्सपेंड्स हियर। तो ये यहाँ पे इस जो शार्प एज है उसके अबाउट यहाँ पे मटेरियल जमा होना शुरू हो जाता है एंड इट इज डिफिकल्ट टू पास थ्रू हियर। वहाँ पे स्ट्रेस बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है। दिस इज व्हाई हमें फिलेट देना पड़ता है। उसके बाद हमने इन सबको यूनियन करा हुआ है, इन लाइनों को इस पार्ट के साथ यूनियन करा दिया। ओवरऑल पूरी चीज की हमने असेंबली करा दी। मटेरियल हमने जो डिफाइन किया, अगेन 2 मटेरियल डिफाइन किए। दिस इज स्टील, दिस इज एल्यूमिनियम। प्लास्टिसिटी हम सिर्फ अपने एल्यूमिनियम में सॉल्व करें। स्टील को मैं कंप्लीटली फिक्स कर दूंगा, पूरे डोमेन को मैं फिक्स कर दूंगा, 0 डिस्प्लेसमेंट दे दूंगा। तो कोई इसमें कोई स्ट्रेसेस भी नहीं होंगे, कोई प्लास्टिसिटी कुछ भी नहीं होगा। दिस इज एन एक्सिसिमेट्रिक मॉडल। तो एक्सिसिमेट्री डिफाइंड है। फिक्स कंस्ट्रेंट इस पूरे में मैंने डोमेन को फिक्स कर दिया। इस लाइन को मैं डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ, डी मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, इसको मैं जस्ट नीचे से पुश करता रहूँ। तो आई स्टार्ट डी एट 0 एंड आई गो टू 0.01। दिस लेंथ फ्रॉम हियर टू हियर इज 0.1। तो मैं इसको शायद 0.1 ही मूव करा रहा हूँ, सही। तो 0 से 0.1 तक मैं इसको मूव कराऊंगा एंड दिस हाइट फ्रॉम हियर टू हियर इज आल्सो 0.1। तो दिस वाज द इनिशियल आइडिया कि मैं इसको यहाँ से पुश करते करते यहाँ तक लेके आऊँ। When I bring it here, यहाँ से मटेरियल बाहर आ चुका होगा बिकॉज एरिया रिडक्शन हो रही है। तो ये वॉल्यूम, जब जितना वॉल्यूम मेरे पास यहाँ पे 1.1 मीटर्स के अंदर है, यहाँ पे 0.1 मीटर्स में, तो सारा मटेरियल जमा नहीं हो सकता। तो इट विल ऑटोमेटिकली पुश आउट ऑफ हियर आफ्टर रिड्यूसिंग द एरिया, सही। मैंने एक छोटा सा काम ये किया हुआ था कि मैंने आपके पास जो ये वाले दोनों पॉइंट्स हैं इनको एज अ फंक्शन ऑफ ए डिफाइन किया था, ए बीइंग एन एंगल। तो आई कैन जस्ट वेरी दिस एंगल, उससे ये मेरे कोन के जो रिडक्शन हो गई, डायमीटर के रिडक्शन को कंट्रोल कर सकती है। तो मैंने 10 डिग्रीज पे भी सॉल्व किया हुआ है। आई ट्राइड विद 50 डिग्रीज एज वेल। वो ज्यादा कन्वर्जिंग नोजल बन रही थी, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था सॉल्व होने में। तो आई सेट इट डाउन एट 10 डिग्रीज जस्ट टू शो यू गाइस हाउ टू डू दिस थिंग एंड लेट्स सी कि हमने क्या किया, सही। तो हमने प्लास्टिक डिफाइन कर दी, हमने फिक्स दे दिया, हमने प्रेस्क्राइब्ड डिस्प्लेसमेंट दे दी इसको, ठीक है। और हमने कांटेक्ट डिफाइन कर दिया बिटवीन दीस टू थिंग्स। तो यहाँ पे मैंने अपनी डेफिनेशंस के अंदर कांटेक्ट पे डिफाइन किया है। इस पूरी चीज को मैंने कांटेक्ट डिफाइन किया है। ऑल्दो आई डिड नॉट नीड टू डिफाइन दिस, बट मुझे इनिशियली पता नहीं था किस तरह बिहेवियर करेगा, तो मैंने इसको भी डिफाइन कर दिया। बट लेटर ऑन आई सॉ कि ये पार्ट कभी भी कांटेक्ट नहीं है। इट इज दिस पार्ट एंड दिस पार्ट विच कम इन कांटेक्ट, सही। कॉन्टेक्ट मैंने अभी डिफाइन किया हुआ है अपने पास, दैट इज अ पेनल्टी बेस्ड कॉन्टेक्ट बिकॉज आई वांट फास्ट सॉल्यूशन, ठीक है। मैशिंग जो मैंने की हुई है, मैशिंग में मैंने मल्टीपल स्टेप्स में किया हुआ है। तो मैंने एक साइज डिफाइन किया हुआ है जो कि जनरल साइज है पूरी चीज का, और एक एक्सट्रीमली फाइन साइज डिफाइन किया हुआ है जो कि सिर्फ मेरे एल्यूमिनियम के ऊपर है। मैंने मैप्ड मैशिंग की हुई है इन 3 पार्ट्स में। इस पार्ट में मैप्ड मैशिंग नहीं हो सकती। मैप्ड मैशिंग के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि कम से कम 4 साइड्स होनी चाहिए। अगर किसी ऑब्जेक्ट की सिर्फ 3 साइड्स हैं, उसमें मैप्ड मैशिंग पॉसिबल नहीं है। मैप्ड मैशिंग इधर नहीं होगी, तो इधर मैंने फ्री क्वाड मैशिंग की। तो इफ आई जस्ट जनरेट दिस थिंग, दिस इज द टाइप ऑफ मैश दैट इज जनरेटेड, सही। वी कैन सी दैट देयर इज एन ओवरलैप हियर। तो मुझे इनिशियली एक केस सॉल्व करना पड़ेगा विद 0 डिस्प्लेसमेंट। कोई मैं प्रिस्क्राइब्ड डिस्प्लेसमेंट नहीं दूंगा। आई जस्ट सॉल्व विद 0 डिस्प्लेसमेंट ताकि वो इस पार्ट की जो भी इंटरफेरेंस है उसको रिजॉल्व करे। तो दिस एज विल कम आउटसाइड, दिस एज विल गो हियर। बीच में एक कांटेक्ट प्रेशर जनरेट हो जाएगा, दोनों के कुछ स्ट्रेसेस जनरेट हो जाएंगे। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट दैट वी विल चूज, राइट।
हमने स्टडी अपनी स्टेशनरी स्टडी की है, कोई कुछ हमें मॉडिफाई नहीं करना, वी हैव एवरीथिंग डिफाइंड ऑलरेडी, हमें मॉडिफाई नहीं किया। स्टडी एक्सटेंशन की हुई है, डी स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, then we are going to put 0025 00375 005 06 07 08 09.1.11 तक हम जा रहे हैं। Although I did not converge to this point, हम लोग यहाँ तक नहीं जा पाए थे, I think we went to something around 0.6 or 0.7 ऐसे जाके हमने stop हो गए थे। I will see that this point तक गए। ठीक है, तो this is it। Hopefully अब इस settings में कोई आप लोगों को मुश्किल नहीं हो रही, you can understand what is going on। ठीक है, तो अब हमारे पास जो रिजल्ट जनरेट हो रहे हैं, एक हमारे पास स्ट्रेस का रिजल्ट जनरेट हो रहा है ऑटोमेटिकली। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आई वांट टू हाईलाइट। देखिए, आपके मॉडल के अंदर ना देयर इज एन ऑप्शन टू मेक दिस फ्रेम। तो आप डाटा सेट एजेस को अगर हटा देंगे तो ये लाइंस हटा देता है, सारी जो एजेस है ना, एजेस को हटा, तो यू कैन प्लॉट द एजेस। अब एजेस कैसे प्लॉट होने, देयर इज एन ऑप्शन फॉर दैट, एंड नाउ यू कैन रिलेट इट बिकॉज़ वी हैव स्टडीड दिस नॉनलीनियर ज्योमेट्री एस्पेक्ट्स। हमारे पास, इफ यू रिमेंबर, दो कोऑर्डिनेट से, एक मटेरियल कोऑर्डिनेट था, एक स्पेशल कोऑर्डिनेट। द मटेरियल कोऑर्डिनेट रिमेन्स इन द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, स्पेशल कोऑर्डिनेट्स डिफॉर्म विद द बॉडी। तो ये जो एजेस है ना, अगर मैं इसको मटेरियल कोऑर्डिनेट्स में डिफाइन कर रहा हूँ, दे रिमेन लाइक दिस। चाहे बॉडी कहीं भी चली जाए, जो मेरे एजेस है वो ओरिजिनल शेप को शो कर, सही। बट अगर मैं इसी चीज को स्पेशल कोऑर्डिनेट्स में मूव कर दूंगा, स्पेशल कोऑर्डिनेट्स मूव विद द बॉडी, तो इफ आई डू दिस, तो मेरे जो एजेस हैं वो भी साथ साथ मूव हो रहे हैं। मेरी बॉडी के जो एजेस हैं, व्हाट दिस हेल्प्स अस इन, इट हेल्प्स अस सीज द जनरल डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी। तो ये मेरी जो दो स्ट्रेट लाइन बॉडी के अंदर पड़ी हुई है, you can have a look at these and see how the body is deforming in reality। तो मेरे पास I can see के ये बीच से ये देखिए, ये वाला साइड ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ये लाइन अंदर की तरफ मूव हो रही है बिकॉज मेरा डायमीटर रिड्यूस हो रहा है, एंड बॉडी के अंदर एक डिफॉर्मेशन क्लियरली विजिबल हो रही है बिकॉज ऑफ दीस टू लाइन, जो कि दो परपेंडिकुलर लाइंस थी, दे हैव नाउ स्टार्टेड टू डिफॉर्म। सही है, तो ये वाला जो एस्पेक्ट है, दिस हेल्प्स अस एक्चुअली इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो ये आपको प्रॉब्ली आपके स्पेशल और मटेरियल कोऑर्डिनेट्स की जो अंडरस्टैंडिंग को भी इंप्रूव करेगा। सेम चीज को मैं मटेरियल कोऑर्डिनेट्स में प्लॉट करूंगा, सेम बॉडी के मटेरियल कोऑर्डिनेट्स आर द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज दिस, स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन इज द डिफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज दिस। तो ये जो मैं सिर्फ एजेस की बात कर रहा हूँ, एजेस जो प्लॉट हो रहे हैं वो डिफॉर्म में हो रहे हैं या वो अनडिफॉर्म में हो रहे हैं, यू कैन कंट्रोल दैट। डिफॉर्म में करने का अपना फायदा है, डिफॉर्म में करने का फायदा है, यू कैन गेट एन आइडिया कि बॉडी की ओरिजिनल शेप क्या थी और अब डिफॉर्म शेप क्या है, उनके बीच में कंपैरिजन आ जाएगा। अगर आप उसको स्पेशल कोऑर्डिनेट्स पे करेंगे, दैट आल्सो हेल्प्स अस गिव यू एन आइडिया, गेट एन आइडिया। अब इस केस में हमें आइडिया मिल रहा है कि एक्चुअली जो एक, अगर मैं स्ट्रेट लाइन बॉडी की ओरिजिनल थी, दैट हैज डिफॉर्म लाइक दिस, उसकी शेप इस तरीके से चेंज हो गई। दिस मींस यहाँ से मटेरियल ऊपर की तरफ, बीच से मटेरियल ऊपर की तरफ पुश हुआ ज्यादा। ठीक है, उसके अलावा में क्या क्या नजर आ रहा है, प्लास्टिसिटी नजर आ रही है, देयर इज अ लॉट ऑफ प्लास्टिसिटी इन दिस बॉडी। प्लास्टिक स्ट्रेन्स आर मोर देन 1.2 1.28 स्ट्रेन, डायरेक्टली स्ट्रेन है, परसेंटेज नहीं है, दिस इज 1.28 स्ट्रेन, 100% ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी के अंदर। दैट इज देयर, स्ट्रेसेस आर मोर देन 200 मेगापास्कल्स। ठीक है, इस रीजन में, सेंटर में, तो दिस इज ऑल देयर। कॉन्टैक्ट प्रेशर जो बॉडी के अंदर जनरेट हो रहा है, वी कैन लुक एट दैट एंड वी कैन ऑल्सो सी के कॉन्टैक्ट प्रेशर इनिशियली आपके पास बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट प्रेशर है जो इस रीजन में जनरेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंटरफेरेंस फिट कराई थी ना, दैट थिंग इज शोइंग मी द कॉन्टैक्ट प्रेशर। इस केस में उन्होंने फ्रेम को और खुद से स्पेशल के अंदर ही प्लॉट किया है। ठीक है, तो ये साथ साथ डिफॉर्म होता रहेगा। अगले स्टेज में आपका कॉन्टैक्ट प्रेशर बढ़ रहा है, अब कम होना शुरू, क्योंकि अब डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया कॉन्टैक्ट प्रेशर। तो अब फिर से अगेन इट इज स्टार्टिंग टू इंक्रीज एंड इट इज व्हाट यू विल फाइंड दैट इट विल बी नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस द एंटायर थिंग। आपके पास कुछ पार्ट्स में कॉन्टैक्ट प्रेशर ज्यादा होगा, कुछ पार्ट्स में कम होगा। जो पार्ट्स आपके ज्यादा कंप्रेस हो रहे हैं वहां पे कॉन्टैक्ट प्रेशर ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल दिस द एरिया इज रिड्यूस्ड अ लॉट इन दिस रीजन, जहां पे कॉन्टैक्ट प्रेशर ज्यादा है, इस पार्ट में कम है। इस पार्ट में एक आपके पास स्ट्रेट बॉडी आ रही है बिल्कुल, एंड यू आर टर्निंग इट, तो यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट प्रेशर आपका बहुत है।
अगेन दिस थिंग इज स्टिल पेनल्टी बेस्ड, तो हम इसके बारे में बहुत श्योर नहीं हो सकते. अगर हम इसको और बेहतर सॉल्व करना है, वी शुड गो फॉर ऑगमेंटेड लैग्रेंजियन अप्रोच फर्स्ट, देन वी विल गेट एन आइडिया कि इन रियलिटी कितना आपके पास स्ट्रेस है. बट द कॉन्टैक्ट प्रेशर इज मोर देन 300 megapascals in this case. ठीक है, तो अगेन दिस इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. आप एक बॉडी को डिफॉर्म करा रहे हैं, और वी कैन ऑल्सो गेट एन आइडिया कि हम कितनी इसमें एरिया रिडक्शन करना चाह रहे थे, सॉरी डायमीटर रिडक्शन करना चाह रहे थे, वो यहाँ से पता चल जाएगा. लेट मी जस्ट, हम 10 डिग्रीज कम कर रहे हैं, तो पॉलीगॉन में हमारे पास दिस इज 0.05 and this side is 0.05 minus 0.1 sin 10. So just let me just calculate quickly. 0.05 minus 0.1 times sin 10. That this point is 0.0326 and this point is 0.05, which means कि अगर मैं इसको 0.05 से डिवाइड कर दूं, this means मेरा डायमीटर 65% पे आ रहा है, यानी कि 35% की एरिया रिडक्शन हो रही है मेरे पास क्रॉस सेक्शन, जिसकी वजह से ये काम है. यू कैन ट्राई मोर देन दैट इफ यू वांट टू एंड सी. मैं ये दोनों मॉडल्स अभी अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया कि हाउ दिस इज वर्किंग. ठीक है, इसमें कोई इज देयर एनी क्वेश्चन इन दिस व्हिच यू वुड लाइक टू डिस्कस? क्योंकि मेरे पास यही दो मॉडल्स से मेनली दिखाने के लिए. आई विल स्टिल नीड टू टॉक टू यू अबाउट वन मोर थिंग, बट वो करते हैं. अगर इसमें कोई चीज है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो चीज दोबारा एक्सप्लेन करनी है, तो यू कैन टॉक अबाउट इट. सर वो प्लॉट वाली चीज जो है, अच्छा, वो बता दें. प्लॉट वाली चीज है. Let me just cancel this thing. अच्छा, तो what we can do is इस पॉइंट को, जब इसको बनना, इस पॉइंट को आई वांट टू सी कि यहाँ पे क्या स्ट्रेसेस चल रहे हैं. मैंने कट पॉइंट बना दिया एंड देन आई कैन जस्ट ऐड अ 1D रिजल्ट. इसके अंदर आई कैन मेक अ पॉइंट ग्राफ और कट पॉइंट 2D से मैंने रिजल्ट देना. दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम जो कि आप लोगों ने क्विज़ेस वगैरह में नहीं टेक केयर की भी. यू कांट जस्ट मेक अ पॉइंट ग्राफ फॉर द एंटायर डाटा सेट. अगर आप इसको चेंज नहीं करेंगे तो बहुत सारी लाइनें बना देता है एंड इट डजंट मेक एनी सेंस. दिस प्रॉब्लम आई सॉ इन योर क्विज़ेस. के क्विज़ेस के अंदर ग्राफ्स बने हुए एंड उनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, उसमें बहुत सारी लाइनें आ रही हैं बट देयर इज नो एक्सप्लेनेशन ऑन इट. तो इफ यू डोंट एक्सप्लेन व्हाट यू आर प्लॉटिंग, इट डजंट मेक एनी सेंस. तो 1D प्लॉट कोर्स के अंदर, पॉइंट ग्राफ के अंदर, यू शुड प्री डिफाइन किस पॉइंट को प्लॉट करना है. सब पॉइंट के ऊपर नहीं प्लॉट करना. अगर आप इसको डाटा सेट 1 कर देंगे तो वो सब पॉइंट के ऊपर प्लॉट कर देगा और उसका कोई मकसद नहीं. उसको कुछ समझ नहीं आएगा कौन सी जगह पे क्या चीज प्लॉट. एक चीज ये, और सेकंड चीज रिपोर्ट के हवाले से ऑलवेज राइट अ फ्यू स्टेटमेंट्स कि आप क्या चीज प्लॉट कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं. यू कैन यूज द सेम ज्योमेट्री टू पुट एन एरो एंड पॉइंट आउट मैं इस जगह पे पॉइंट शो कर रहा हूँ एंड दैट एक्चुअली इज इंपॉर्टेंट. उसके बगैर इट डजंट मेक एनी सेंस. ठीक है, ओके. कट पॉइंट 2D पे मैंने दिस माइसिस प्लॉट कर लेता हूँ. तो मेरे जो स्ट्रेसेस हैं एंड लेट्स जस्ट चेंज दिस टू मेरा. ठीक है जी, तो ये हमारे पास ये प्लॉट हो गया. जैसे जैसे हम ऊपर डिस्प्लेसमेंट बढ़ा रहे हैं हमारे स्ट्रेसेस बढ़ रहे हैं. ठीक सर, कट पॉइंट की जो आपने अभी फंक्शन यूज करा है, कट पॉइंट, वो वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं. नहीं, आपको अगर किसी एक, आपने फॉर एग्जांपल किसी एक पॉइंट पे रिजल्ट देखना है, ठीक है जी तो अगर आपने किसी एक पॉइंट पे रिजल्ट देखना है तो आपको वो पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा. दैट्स वन वे टू डू इट. एक और तरीका ये होता है कि आप डिराइव्ड रिजल्ट्स में आके आई कैन गो टू पॉइंट इवैल्यूएशन और उसके अंदर आई कैन डायरेक्टली सिलेक्ट अ पॉइंट. तो पॉइंट सिलेक्ट कर लिया. अब इस पॉइंट के ऊपर आई कैन देन डिफाइन व्हाट आई वांट टू इवैल्यूएट. मैं solid.mysis करना चाह रहा हूँ.
let's define the unit as megapascal, and I can evaluate this on cut point. नहीं, इसको तो मुझे सॉलिड में करना पड़ेगा, तो इस पे करना चाह रहे हैं, वन मैसेज टेस्ट करना चाह रहे हैं, पैरामीटर डी सारे पैरामीटर के लिए करना चाह रहा हूँ, तो डी का कॉलम ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, तो डी का कॉलम जनरेट हो गया, स्ट्रेसेस का डाटा जनरेट हो, तो आई कैन कॉपी दिस, सही। अगर मैं पॉइंट ग्राफ को कॉपी प्लॉट डाटा कर दूं इसके अंदर, और या फिर मैं इसको एक्सपोर्ट करा दूं यहाँ से, लेट मी जस्ट, ठीक है। तो अब फाइल टाइप टेक्स्ट है, इसका डाटा है, आई कैन गिव अ फाइल नेम हियर, ठीक है, एंड डेस्कटॉप पे करा देते हैं, एंड एक्सपोर्ट कर दो, लेट्स सी वेदर इट इज देयर और नॉट, क्या बना है, डाटा एक्सपोर्ट हो गया आपके साथ। तो whatever we are trying to plot, that is plotted here. तो this is the data of the graph, ठीक है। तो इसमें ग्राफ में अब आपको खुद से चेक करना पड़ेगा कि हाइट आपके पास क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही थी, आपके पास एक्स एक्सिस जो अब आर एक्सिस बन गया बिकॉज एक्सिसोमीटर, ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज नॉट टेलिंग यू कि एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्सिस पे क्या है, बट इट इज गिविंग यू द डाटा। इफ यू नो दैट एक्सिस पे आप डी प्लॉट कर रहे थे और वाई एक्सिस पे आप वन मैसेज स्ट्रेस इन मेगापास्कल प्लॉट कर रहे थे, तो दैट इज ऑलरेडी देयर। आसान तरीका जो ज्यादा है वो सेकंड वाला जो मैंने आपको दिखाया है कि आप डिराइव्ड रिजल्ट्स में जाके पॉइंट इवैल्यूएशन कर लें, पॉइंट सिलेक्ट कर लें और उस पॉइंट के ऊपर अपनी एक्सप्रेशन इवैल्यूएट, मल्टीपल चीजें चाहिए, मल्टीपल एक्सप्रेशन देखना, सारी चीजें यहाँ पे इवैल्यूएट करके आ सकती हैं, एंड देन यू कैन गो अहेड एंड प्लॉट दैट, तो वो भी काम हो सकता है। अच्छा सर हमें जो क्विज में एक प्रॉब्लम हुई वो ये प्रॉब्लम हुई कि बहुत सारे पॉइंट्स जो है ना डिफाइन थे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, और सर जिस पॉइंट पे लोड लग रहा था, वोल्टेज जो हमारा अप्लाई हो रहा था, हमें वो वाला पॉइंट सेलेक्ट करना था, उस पॉइंट की सिलेक्शन बहुत प्रॉब्लम हुई थी। जब मैंने कट पॉइंट ही सर सेलेक्ट करके मैं उस पॉइंट को जब सेलेक्ट करना चाह रही थी तो वो मुझे मिल नहीं रहा था, मतलब जितना जूम कर रही थी वो डिफरेंट पॉइंट्स को चूज कर रहा था, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे मल्टीपल पॉइंट्स सर डिफाइन थे। और सर आपके क्विज में जो वोल्टेज अप्लाई हुई थी वो एक पर्टिकुलर सरफेस को आपने सेलेक्ट करके हाँ वो डिफाइन किया था, तो सर तो क्या वो सरफेस प्लॉट से भी बन सकता था? देखें, प्लीज रिमेंबर कि हर केस में आपको लाइन ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। डिपेंड करते हैं ना फिजिक्स के ऊपर, उस पर्टिकुलर केस में पॉइंट आपकी लाइन ग्राफ्स की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं। हाँ, आपको अगर मैश कन्वर्जेंस करनी थी तो आप मैक्सिमम वैल्यू की मैश कन्वर्जेंस करा सकते थे। आप मैक्सिमम वैल्यू जैसे हमने पहले डिफाइन करा था, इफ यू गो एंड सी द इनिशियल कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल्स, उसमें हमने एक प्रोब डिफाइन की थी, ऊपर जाके डेफिनेशंस के अंदर यहाँ पे डिफाइन अ प्रोब डोमेन के अंदर, एंड उसको हमने मैक्सिमम वैल्यू दे दी थी स्ट्रेन एनर्जी की, and then we can visualize that maximum value throughout the domain and see if the results are converging or not. Other than that, it is not necessary to have a line graph in every case. अगर आपके पास कोई ऐसा पॉइंट है ऑफ इम्पोर्टेंस जहां पे रिजल्ट्स देखने हैं तो आप देख लीजिए। जैसे इस केस में हमने पॉइंट ग्राफ इनिशियली नहीं बनाया था, तो अभी इसे आपको दिखाने के लिए बनाया। It is likely that in this particular case the overall behavior is more important than looking at what is happening at a single point. तो अगर दिस इज अगेन वेयर योर जजमेंट कम्स इनटू प्ले, आपने डिसाइड करना है कि इसमें कौन से रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर किसी कोई देयर इज अ पॉइंट जहां पे यू फील कि स्ट्रेसेस बहुत हाई जा रहे हैं या फिर टेम्परेचर बहुत हाई जा रहा है या ज्योमेट्री सडन चेंज हो रही है या फिर कहीं वहां पे बॉडी क्रिटिकली किसी पॉइंट से जुड़ी हुई है, ऐसा कोई पॉइंट है, तो यू कैन लुक एट द पॉइंट रिजल्ट्स। बट अगर आपके ख्याल में ऐसा कोई सिंगल आउट नहीं हो रहा पॉइंट एंड यू वांट टू जस्ट हैव वॉल्यूमेट्रिक या सरफेस प्लॉट्स की फॉर्म में करना चाह रहे हैं एंड दैट इज सफिशिएंट इन योर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज आल्सो ओके। ये तो केस टू केस चेंज करेगा ना, बट आप बहुत सारे पॉइंट्स को नहीं प्लॉट कीजिए, वो मैं अभी बोलना नहीं चाह रहा, वो जो अपने कोशिश से, बट दैट इज
उसमें it didn't make any sense कि वो एक्चुअली कि क्या चीज शो होना चाहिए। सेकेंडली जो कन्वर्जेंस के ग्राफ्स होते हैं ना कि आपका नॉन लीनियर जो कन्वर्जेंस हो रही है कि आपके एरर किस तरह रिड्यूस हो रहा है, दोज ग्राफ्स आर नॉट इम्पोर्टेंट दैट मच, ठीक है। वो ग्राफ बार बार वो ग्राफ रहने का कोई फायदा नहीं होता। हमारे लिए मैश कन्वर्जेंस का रिजल्ट इम्पोर्टेंट। वो जो कन्वर्जेंस इधर शो हो रही होती है वो तो आपके सॉल्वर की कन्वर्जेंस है ना, कि सॉल्वर में एक थ्रेशोल्ड एरर डिफाइंड है, उससे एरर कम हो जाता है तो वी से कि इट इज नाउ कन्वर्ज। बट वो मैश कन्वर्जेंस इज एसेंशियल। मैश कन्वर्जेंस के बगैर रिजल्ट्स एक्सेप्टेबल नहीं होते, क्योंकि हमें अपने खुद कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना जब तक हम ये मेक श्योर नहीं करते हैं कि मेरे रिजल्ट्स न्यूमेरिकल टेक्निक से इंडिपेंडेंट नहीं होगा। मैश साइज इज माय न्यूमेरिकल टेक्निक ना, कि मैं कितना छोटा मैश साइज दे रहा हूँ मेरी न्यूमेरिकल टेक्निक पे डिपेंड कर रहा है, फाइनाइट एलिमेंट टेक्निक के ऊपर। तो अगर मेरे रिजल्ट्स मेरी टेक्निक पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब है वो फिजिकल फिनोमेना को रिप्रेजेंट नहीं कर। जब तक मेरे रिजल्ट्स मेरी टेक्निक से इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते तब तक आई कैन ट्रस्ट देम। यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि आप मैश इंडिपेंडेंट स्टडी करें एंड चेक करें कि वेदर दिस थिंग इज कन्वर्जिंग और नॉट। उसमें आप स्ट्रक्चरल सिस्टम्स हैं, यू कैन जस्ट लुक एट द स्ट्रेन एनर्जी। अगर आपके पास कोई थर्मल सिस्टम आ रहा है तो आप टेम्परेचर को देख सकते हैं कि टेम्परेचर किस तरह चेंज हो रहा है, ठीक है। और फ्लूइड सिस्टम्स के लिए भी बहुत सारी चीजें होती है, बट वी आर नॉट टॉक्ड अबाउट एनी फ्लूइड सिस्टम्स। तो हम लोगों का मेनली स्ट्रक्चरल और ज्यादा थर्मल सिस्टम्स पे काम कर रहा है, तो दीज टू आर द वंस जिनमें आपको मेक श्योर करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट्स एंड टेम्परेचर्स कन्वर्ज वेरी वेरी फास्ट। मसला जो आता है ना वो डिराइव्ड रिजल्ट्स में आता है, स्ट्रेसेस में मसला आएगा, हीट फ्लक्सेस में मसला आएगा। तो आपको इसीलिए हम स्ट्रेन एनर्जी देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को नहीं देखते वेदर कन्वर्जन। डिस्प्लेसमेंट बहुत क्विकली कन्वर्ज होती है, मसला आता है स्ट्रेसेस, इसलिए हम स्ट्रेन एनर्जी देख लेते हैं, उसके अंदर दोनों चीजें कवर हो जाती हैं, स्ट्रेसेस भी कवर हो जाते हैं, स्ट्रेन भी कवर हो जाते हैं। तो स्ट्रेन एनर्जी को आपकी मैक्सिमम वैल्यू को कन्वर्जेंस को चेक कर लीजिए साइज के साथ। उसकी आप अलग स्टडी बना लें, जैसे हमने मल्टीपल स्टडीज देख ली, तो आप एक स्टडी बना लें जिसमें आप एलिमेंट साइज को चेंज कराते हो, और एलिमेंट साइज को चेंज करा के आपने एक स्टडी करा ली, और स्टडी 2 के अंदर आप सिर्फ फाइनल साइज की स्टडी करें, उसमें आप अपना फिर आपके पास सारे रिजल्ट सेव हो जाएंगे, ठीक। तो प्लीज डू दैट। और इसके अलावा कोई चीज है डिस्कस करने की? ठीक है, फिर अगर नहीं है तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। और आज आखिरी क्लास है तो विल एंड दिस थिंग। हम लोग होपफुली आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया होगा टॉपिक से। देयर वाज वी कुड नॉट डू अ लॉट ऑफ नॉन लीनियर थिंग्स। हमने इतना कर लिया है कि नाउ इफ यू वांट टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, फॉर एग्जांपल अगर आपने क्रीप मॉडल करनी है तो क्रीप इज अवेलेबल, वेयर प्लास्टिसिटी अवेलेबल, तो आप क्रीप को मॉडल कर सकते हैं। इफ यू वांट टू यू नो व्हाट क्रीप इज, हाउ क्रीप इज ट्रीटेड, आपको जिसे पता है। जिसको प्लास्टिसिटी करना है उसको प्लास्टिसिटी अवेलेबल है, इसको इलास्टिसिटी करना है वो भी अवेलेबल होती है अलग से। यू कैन जस्ट गो हियर एंड ऐड अ मटेरियल मॉडल ऑफ इसको इलास्टिसिटी, या फिर आपको हाइपरइलास्टिक मटेरियल करना है, हाइपरइलास्टिक मटेरियल हो जाएगा। नॉन इलास्टिक मटेरियल, जिसको इलास्टिक मटेरियल होना वो हो जाएगा। तो दैट इज ऑल देयर, ठीक है। और होपफुली इसमें कुछ लर्निंग हो गई हो। हम लोग एग्जाम जो है वो एग्जाम में दोनों चीजें होंगी, देयर विल बी कंप्यूटर प्रॉब्लम्स as well as hand solution। तो hand solutions में try to use MATLAB as much as you like। formulate कर ले हमने matrices वगैरह and then just solve in MATLAB and write, मैंने MATLAB से solve किया है and you can give the results। हम लोग इसमें कोई algebra का और arithmetic का टेस्ट नहीं कर रहे ना, तो it's you can use MATLAB as much as you like to solve anything you want, और ताकि आप लोगों का टाइम सेव, ठीक है। बाकी कंप्यूटर सॉल्यूशंस में ट्राई टू मेक द प्रॉपर रिपोर्ट्स, चीजों को और चीजों को एक्सप्लेन करें, फिगर्स वगैरह को कहाँ पे हो रही, स्कीमेटिक्स को यूज करते हुए हाईलाइट करें चीजों को, ताकि ये दिस इज क्रूशियल पॉइंट इन डूइंग एफई एनालिसिस। तो उसके बगैर आपके रिजल्ट्स को कोई यूज भी नहीं कर सकते, ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और कोई चीज है तो हम लोग सेशन कंटिन्यू करें। सर पेपर के हवाले से भी थोड़ा डिस्कस करना है, थोड़ा पेपर का पैटर्न वगैरह थोड़ा बता दें। मैं बता रहा था, सर आ जाए, सर आ जाए। जी जी। सर मैंने आपको वो जो
पेपर दिया था रिव्यू के लिए सर, उसको भी बता दीजिएगा। मैंने उसको देखा है। उसको एक काम तो सब ये कीजिए कि उसको जो है रीराइट कर लीजिए, उसमें वो बहुत सिमिलरिटी बहुत हाई आ रही है, क्योंकि जाहिर है अभी आपने चीजें कलेक्ट की हुई तो उसमें 65% सिमिलरिटी आ रही है। अब प्रैक्टिस अपनी अपनी वर्किंग प्रैक्टिस ये बनाए कि पहले ही वही लिखें, बिकॉज ये काम हम सब इस चीज से गुजर सकेंगे, हम पहले कलेक्ट कर लेते हैं चीजों को, उसके बाद रीराइट करने की कोशिश करते हैं, दैट डजंट वर्क, वो नहीं होता। अगर आपने एक दफा चीज को कहीं से कॉपी करके लिख दिया है ना, तो उससे होगा क्या कि आपके जहन में भी वही जुमला आता रहेगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीराइट दैट थिंग। पेपर पढ़ के चीज को अपने वर्ड्स में लिखना in the long run is a easier thing to do and it saves time. लेकिन अगर इनिशियली ये लग रहा होता है कि मैं कॉपी कर लेता हूँ, टाइम सेव हो रहा है and then I can rewrite it later on, उसमें ज्यादा टाइम लगता है, बिकॉज उस वक्त क्योंकि आप पेपर पढ़े हुए भी आपको टाइम गुजर चुका होता है, तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होगी दोबारा चीजों को रीराइट करने में, एंड उसमें तो काफी ज्यादा रीराइट करने की जरूरत है, तो उसको रीराइट कीजिए। बाकी उसको उसमें जो एक दो मेरे मेजर कमेंट्स है वो आपने ऑलरेडी एड्रेस कर दिए थे, तो उसको रीराइट करने की जरूरत है, उसको रीराइट करें। एक दफा रीराइट हो जाता है तो उसमें करेक्शंस करते रहेंगे, लेकिन उसको रीराइट कीजिए, उस पे आपके पास टर्मिनेट इनके एक्सेस तो है, तो यू कैन जस्ट रन इट एंड सी के वो किस तरीके से कहाँ चीजें सिमिलरिटी आ रही है, उसको रीराइट कर लें। बिकॉज कोशिश करें शुरू से अपने वर्ड्स में लिखें, बिकॉज बाद में रीराइट करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, वो क्योंकि भूल चुके होते हैं आप पेपर का आइडिया, वो जो एसेंस होता है, तो फिर दोबारा से आपको टाइम लगाना पड़ रहा होता है पेपर्स पढ़ने, तो वो वाली चीज प्लीज देख लीजिएगा। पेपर के हवाले से जो आप पूछ रही थी, पेपर के हवाले से देयर आर गोइंग टू बी एडेड 2 or 3 सिंपल एनालिटिकल प्रॉब्लम्स जो कि आप हैंड सॉल्यूशंस के होंगे, और दैट मींस कि आप उसमें कॉम्सो नहीं यूज करेंगे, चाहे मैटलैब यूज करें या कोई और कैलकुलेटर्स यूज करें मैट्रिसेस के लिए, व्हाटएवर यू वांट टू यूज यू आर फ्री टू डू इट। 2-3 ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे और जिनके आप पीडीएफ बना के मुझे सबमिट कर देंगे। 1 या 2 प्रॉब्लम होंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, जिनका आप अगेन पीडीएफ रिपोर्ट मुझे दे देंगे, और कंसोल की फाइल भी आप मुझसे किसी फॉर्म में शेयर कर दीजिएगा, वेदर मोस्ट लाइकली फाइल बड़ी होगी 20 MB से, अगर तो आप किसी ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज में स्टोर करके मुझसे लिंक शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं उसको ओपन करके देख सकूं, और ट्राई टू मेक द प्रॉपर रिपोर्ट। ठीक है, इसीलिए हमने टाइम फ्रेम बढ़ा दिया है, इट वोंट टेक यू दैट लॉन्ग, जल्दी हो जाएगा, बट इन ऑर्डर टू डू थिंग्स राइट आपको जो है वो ज्यादा ये नहीं होगा कि टाइम खत्म हो रहा है, तो हमने फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए बढ़ाई थी कि आप लोगों को एक टाइम मिल जाए इस चीजों को आराम से करने में। तो दैट्स इट। 2 या 3 प्रॉब्लम्स होंगे जो कि हाथ से करने वाले होंगे, 1 या 2 प्रॉब्लम होंगे कंप्यूटर से करने वाले होंगे, और दैट्स बेसिकली जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड चीज है। एक काम मैंने जो भी करना है, एक चीज जो भी रह गई है वो ये है कि हमने जो वाली चीज अभी देखी थी ना, एक काम आप लोगों ने मुझे करके देना है, और क्योंकि अभी मैंने एक चीज के नंबर और लगाया, वो ये है कि अगर मैं इस फिनोमेना का भी हमने मॉडल किया है इस तरीके से, ठीक है, तो दिस इज प्लेन स्ट्रेन प्रॉब्लम मैंने दिया था इसको। स्क्रीन शेयर, अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं होगी, तो मैं ये कह रहा था कि हमने अभी तक इसको प्लेन स्ट्रेन प्रॉब्लम अज्यूम किया हुआ था जो हमने अपना मॉडल किया है। व्हाट इफ हम इसको एक्सिसिमेट्रिक प्रॉब्लम के तरीके से सॉल्व करना है, तो दैट इज एन असाइनमेंट। ठीक है, मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रहा, सेम प्रॉब्लम है, डायमेंशंस मैं आपसे मॉडल शेयर कर देता हूँ, डायमेंशंस आपको इससे मिल जाएंगे, बट वी डोंट वांट टू मॉडल इट एज अ सर्कल। ठीक है, हम लोग क्योंकि ये प्रॉब्लम इस तरीके से होगा, जाहिर है देयर इज अ पाइप व्हिच गोस लाइक दिस, तो हम इसको एक्सिस सिमेट्रिक मॉडल करना चाह रहे हैं। तो आप लोगों को थोड़ी सी अपनी विजुअलाइजेशन डेवलप करनी पड़ेगी इसमें कि अगर मेरे पास एक एक्सियल लाइन है, उसके अराउंड एक पाइप रिवॉल्व हो रहा है, तो मुझे क्या चीज मॉडल करनी पड़ेगी? 2 पाइप हैं, दोनों में इंटरफेरेंस भी हो रही है, तो आई शेयर विद यू दिस फाइल, एंड द जॉब इज कि आप लोग इस सेम फिनोमेना को जो हमने भी एज अ प्लेन स्ट्रेन प्रॉब्लम अज्यूम करके सॉल्व किया है इंटरफेरेंस का, सेम चीज को मॉडल करें यूजिंग एन एक्सिस सिमेट्रिक असम्पशन, तो आपकी ज्योमेट्री बिल्कुल चेंज हो जाएगी। प्लेन स्ट्रेन में हम क्रॉस सेक्शन मॉडल कर रहे होते हैं, एक्सिस सिमेट्रिक में हम क्रॉस सेक्शन को इस तरीके से मॉडल कर रहे होते हैं, हम अलोंग द लेंथ वाली चीज मॉडल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर if this is a cylinder which I have to model, या फिर इसको hollow cylinder कह रहे हैं as axisymmetric, this hollow cylinder is just modeled like this, सिर्फ उसकी वॉल मॉडल होगी।
तो अगर आपके पास 2 सिलेंडर्स हैं जो कि एक्सिस सिमेट्रिक हैं और उनमें इंटरफेरेंस भी होती है, तो देयर इज 2 सच वॉल्स जिनमें कोई ओवरलैप भी आ रहा होगा, फिर आपको कॉन्टेक्ट डिफाइन करना होगा एंड यू नीड टू मॉडल दैट। तो मैं आप लोगों को सबमिशन एक ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, असाइनमेंट के नाम पे, और इसमें सेम प्रॉब्लम आप लोगों से शेयर करा देता हूँ। अभी जो 2 प्रॉब्लम हमने अभी देखे हैं, इनमें पता नहीं सर इस second वाले एक्सिस सिमेट्री के हवाले से एक बात बता दें, जब हम अपना सेलेक्ट कर रहे होते हैं स्टडी को, उसमें सर एक ऑप्शन भी आ रहा होता है एक्सिस सिमेट्री का, तो सर क्या उसको सेलेक्ट करके फिर बिल्कुल हमें वही है, 2D मॉडल होता है, 2D ओके एक्सिस सिमेट्रिक मॉडल। तो आपने 2D एक्सिस सिमेट्रिक 2D मॉडल सेलेक्ट, जी जी ठीक है। तो आपने जी, तो आई जस्ट शो यू, इफ यू स्टार्ट हियर मॉडल में जाके यू हैव टू सिलेक्ट 2D जी एक्सिस, यहाँ पे ठीक है ना। ठीक तो है 2D अभी हमने सिंपल 2D चीज मॉडल की हुई थी, जिसमें हमने ठीक है। पाइप का क्रॉस सेक्शन मॉडल किया था। इसमें देखिए हमने शो भी किया हुआ है, दे आर जस्ट मॉडलिंग दिस साइड, वो जो एक चीज, एक शेप जो कि रिवॉल्व हो रही होती है ना, उसको एसेंशियली अपने वॉल को मॉडल करना, वॉल के एक सेगमेंट को आपको मॉडल करना पड़ेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो उस चीज को वी वांट टू ट्राई, ठीक है। तो मैं आपको डायमेंशन वगैरह के लिए आपको मैं जो हमारा ये वाला मॉडल है ये मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। लेट मी जस्ट ओपन दैट। सर एक और चीज पूछनी थी, जिस तरह से आपने अपना पूरा एलिमेंट के जो सर्कल्स थे उसको आपने कांटेक्ट लेके वन का ये जो थिकनेस आ रही थी 1 की, जी सर, ये सर सेम यही कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, बट ये चीज हमारे रेक्टेंगल शेप्स में आ जाएंगी, रेक्टेंगुलर हो जाएंगी दोनों। एग्जैक्टली, और वही सरफेस में मैच करेंगे, और उसी तरीके से आप जो है देन यू कैन प्ले अराउंड विद इट। आप पेनल्टी बेस करके देख लें, ऑटोमेटिक लैग्रांजियन बेस करके देख लें, प्लास्टिसिटी ऐड करके देख लें, यू विल हैव समथिंग टू कंपेयर, ठीक है। आपके पास प्लेन स्ट्रेन का सॉल्यूशन भी आ जाएगा और एक्सिस सिमेट्रिक का सॉल्यूशन भी आ जाएगा, एंड यू कैन कंपेयर एंड सी व्हिच वेदर द रिजल्ट्स आर मैचिंग और नॉट, ठीक है। तो प्लेन स्ट्रेन का रिजल्ट आपको मेरे पास से मिल जाएगा, और एंड देन यू कैन जस्ट रिपीट दिस 4 स्टडीज इन द एक्सिस सिमेट्रिक केस, सही है। बस सर लेंथ बता दीजिएगा कि हमें Length- कितनी लेंथ पे काम करना हो। लेंथ ओपन है, एंड दैट इज द पॉइंट कि Okay. अगर लेंथ में अपनी लेंथ को मैं छोड़ देता हूँ, देन इज देयर एनी ऑप्शन कि मैं उसको मॉडल कर सकूं। इफ यू सी हियर, तो अगर आप इसको सिमेट्रिक ले लें तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों तरफ सेम काम हो रहा है। मोर देन दैट देयर आर, आप उसको सिंपली रोलर लेके सॉल्व कर सकते हैं, सिमेट्री लेके सॉल्व कर सकती हैं, एक तरफ फ्री एक्सपैंड होने दें, या फिर दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ आप रोलर लगा दीजिए। आई वुड रेकमेंड जो असल पॉइंट जो आपने हाईलाइट किया ना, एग्जैक्टली यही वो पॉइंट है जिस पे जाकर रिजल्ट्स में चेंज आना शुरू होगा। अगर आप बहुत छोटी लेंथ ले लेंगी तो आपके रिजल्ट्स बिल्कुल भी मैच नहीं होंगे। जैसे जैसे आप बड़ी लेंथ लेते जाएंगे ना, आपके रिजल्ट्स मैच होना शुरू हो जाएंगे बिटवीन दिस प्लेन स्ट्रेन एंड एक्सिस सिमेट्रिक केस, बिकॉज इस केस में हम इसको कह रहे हैं दिस इज वेरी लॉन्ग एज कंपेयर टू द क्रॉस सेक्शन। तो वेरी लॉन्ग का मतलब क्या है, इट इज नॉट डायरेक्टली डिफाइंड, ठीक है। तो आप हमारे पास क्रॉस सेक्शन अगर 5 सेंटीमीटर का डायमीटर है इसका, या रेडियस है 5 सेंटीमीटर का, तो क्या मैं इसको कितने, सॉरी 5 सेंटीमीटर का, सॉरी 20 सेंटीमीटर का इसका अगर रेडियस है, तो क्या मैं 1 मीटर की लेंथ लूंगा, क्या मैं हाफ मीटर की लेंथ लूंगा, ये दिस थिंग इज ओपन, एंड यू कैन प्रॉब्ली जस्ट आप ट्रायल कर सकते हैं एक स्टडी के लिए, कोई सी एक स्टडी के लिए डिफरेंट लेंथ का ट्रायल करके यू कैन मेक श्योर वेदर इट इज गिविंग सिमिलर रिजल्ट्स और नॉट, और हो सकता है रिजल्ट्स बिल्कुल सेम नहीं आए, बट सेम बॉल पार्क फिगर आने लगेगी, सेम, तो दैट इज गुड, ठीक है। बट एक उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक तो एक्सिस सिमेट्री की विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी होती है कि यू शुड क्विकली बी एबल टू विजुअलाइज थिंग्स इन एक्सिस सिमेट्री, वो चीज हो जाएगी। एंड आपके पास है कि पूरी सेटिंग्स कैसे करनी है स्टडी में जाके, वो पूरी एक्सरसाइज एक दफा आपकी ये वाली सारे काम करने की एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी, दैट विल हेल्प, सही। तो इस चीज को प्लीज देख लीजिएगा, तो मैं आपसे वो शेयर कर देता हूं। एक और चीज सर, ये आपने जो मटेरियल सेलेक्ट करे हुए थे, आपने 2 डिफरेंट मटेरियल सेलेक्ट करे हुए थे, एल्युमिनियम का और स्टील का। सर जब मैं मटेरियल सेलेक्ट करने जा रही होती हूँ ना सर, बहुत सारे डिफरेंट ग्रेड्स आ जाते हैं। नहीं, तो सर मैंने क्या इसको ब्लैक मटेरियल, मैंने ब्लैक मटेरियल से बनाया है,
ओके ओके सर, ठीक है मैंने मटेरियल फ्रॉम लाइब्रेरी नहीं किया, मैंने ब्लैंक मटेरियल बना के ठीक है उसको असाइन किया, तो इट आस्क्ड मी प्रॉपर्टी, सो मैंने खुद डिफाइन किया सारी चीजें। ठीक है दिस इज सर, ब्लैंक ठीक मटेरियल, है ठीक है, ठीक है सर। सही हो गया। एनीथिंग एल्स? ठीक है, फिर तो सब कुछ एक कह रहे चीज और, हैं? जी जी हाँ मैं बस ये डिस्कस कर रहा था कि जो कंप्यूटर प्रॉब्लम आप एग्जाम में सेट करते हैं, बस वो कोशिश करेगा अगर जैसे ज्योमेट्री, अगर कोई लॉन्ग ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी थोड़ी सी इंट्रिकेट ज्योमेट्री है, तो वो अगर मॉडल दे दें, या अगर सिंपल है तो वो तो चले ड्रॉ हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्टली जैसे सर मैंने अभी आप लोगों को ज्योमेट्री टाइम पे सप्लाई की थी क्विज में भी, एग्जैक्टली ऐसे होगा। दिस इज नॉट मतलब हम कैड पे तो फोकस नहीं कर रहे हैं, तो अगर कोई ऐसी चीज होगी जिसमें ज्योमेट्री थोड़ी डिफिकल्ट होगी, तो ज्योमेट्री की फाइल आपको अवेलेबल होगी। अगर बहुत सिंपल चीज है जैसे ये वाली सर्कुलर आर्क्स वगैरह है या फिर रेक्टेंगुलर सेक्शंस है, ऐसी कोई चीज है, देन प्रॉब्ली यू विल नीड टू मेक दैट, अदरवाइज वो गिवन हो। ठीक है। बस असल में जो टाइम कंस्ट्रेंट होता है ना, वो वैसे तो काफी लॉन्ग है, लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट और एग्जाम का वो जो प्रेशर होता है वो लें तो ज्यादा अच्छा होता है। तो उससे ये होता है कि बाज़ औक़ात अगर चीजें एज पर डिजायर नहीं आ रही होती ना, तो फिर वो एक टेंशन क्रिएट हो जाती है कि ये लिमिटेड टाइम में होगा नहीं होगा। जी जी, उससे वो उसका अच्छा एफईए वगैरह में दिस इज, आई जस्ट वांट टू से समथिंग हियर कि देखें, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी। मैंने अपने जब नॉन लीनियर एफईए में पढ़ा था अपने ग्रेजुएट स्टडीज में, तो हमारा जो मिड टर्म एग्जाम हुआ था, जो फाइनल एग्जाम हुआ था, दोनों चीजें कन्वर्ज नहीं हुई थी मुझसे फाइनली, ठीक है। जो फाइनल रिजल्ट्स थे वो मेरे रिजल्ट्स कन्वर्ज ही नहीं हुए, बट दैट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि वो चीज बिल्कुल गलत हो गई। मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स आर for the settings that you are doing. जो आपने FEA is not the result. FEA is what you do by setting your materials, by setting your boundary conditions, your loads, how you set up your studies. That is FEA. So if you have done everything right, or let's say कुछ चीज converge नहीं भी हो पा रही, that is why I'm asking you to submit your COMSOL files as well. उससे ये होता है कि if everything is there, हो सकता है कोई एक छोटी सी चीज नहीं हुई जिससे रिजल्ट कन्वर्ज नहीं हो पा रहा, तो that doesn't mean कि वो पूरी चीज गलत हो गई। Essentially आपने सब कुछ ही ठीक किया होता है, और मेजॉरिटी ऑफ मार्क्स आपको चीजों के मिल जाते हैं इफ यू हैव डन एवरी सेटिंग राइट, और उससे रिजल्ट ठीक नहीं आया तो उससे भी परेशान नहीं होएगा। लेट्स से कि आपका एफई का कन्वर्जेंस नहीं हो पाई, क्योंकि नॉन लीनियर चीज है ना, होपफुली हो जाएगा, इस तरह की प्रॉब्लम भी हो जाएगा, बट लेट्स से कोई एक छोटी सी मिस्टेक हो गई और वो रिजल्ट कन्वर्ट हो ही नहीं रहा, देन इन दैट केस मेक अ रिपोर्ट वो सेक्शंस के लिए जो भी हमने आइडियलाइजेशन क्या है, बाउंड्री कंडीशन लोड्स क्या है, मैश कन्वर्जेंस की थी नहीं की थी, व्हाटएवर यू कैन डू इट। अपनी कॉम्सोल की फाइल भी सबमिट कर दीजिएगा, आई विल हैव अ लुक कि क्या चीज हुई हुई है, उसके हिसाब से हो जाएगा। तो उस पर बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि एग्जैक्टली फाइनल रिजल्ट नहीं निकल पाया, वो हो जाता है। इन एफईए इट इज एक्सपेक्टेड कि थिंग्स कैन गेट स्टक, पीपल स्टे स्टक ऑन प्रॉब्लम्स फॉर वीक्स फॉर मंथ्स, तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। होपफुली चीजें सॉल्व हो जाएंगी, प्रॉब्लम ऐसा होगा सॉल्व हो जाएगा, बट इफ यू मेक अ मिस्टेक, चीज सॉल्व नहीं हो पा रही, तो जितना हो सके रिपोर्ट के अंदर प्लग इन करें, अपनी कॉम्सोल की फाइल सबमिट करें, रिपोर्ट के अंदर लिख लें कि ये रिजल्ट नहीं निकल पाया बिकॉज रिजल्ट कन्वर्ज नहीं हो रहा था, जहां तक सॉल्व हुआ था। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने 0.1 मीटर डिस्प्लेसमेंट तक किसी चीज को सॉल्व करना था, वो सिर्फ 0.3 मीटर तक सॉल्व हो पाया, तो आप 0.3 मीटर्स के रिजल्ट डाल दीजिए और बाकी जो है वो बता दीजिए कि इससे आगे नहीं सॉल्व हो पाया, तो उसके बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। और ज्यादा से ज्यादा हेल्प लें कैलकुलेटर्स की, मैटलैब की, टू मेक योर लाइफ इजी इन द एनालिटिकल पार्ट, जो हाथ से करने वाली चीजें, ताकि उसमें मिस्टेक्स भी कम से कम हो, ठीक है। और कॉम्सोल वाली चीजों को तो वी हैव टॉक्ड अबाउट देम, तो ट्राई टू इंक्लूड थिंग्स इन योर रिपोर्ट प्रॉपरली ना, जो कि मैश की तस्वीर लगाए। फाइनल जैसे मैश इंडिपेंडेंस टेस्ट में आप बताते हैं, ग्राफ दिखा देते हैं कि जी ग्राफ आ रहा है, और फाइनल मैश की दूसरी तस्वीर भी दिखा देते हैं, ये फाइनल मैश की स्कीमेटिक दिखा देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैश की फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स यहाँ से कॉम्सोल में दिखाऊंगा, तो दिस इज अ वेरी गुड इंडिकेटर इन टू इंक्लूड इन रिपोर्ट। आप कहते हैं कि फाइनल मैश हैड 2300 elements with an average element quality of 0.9967. That's a very good actually statement to write there.
ठीक है, तो इस तरह के आप कुछ स्टेटिस्टिक्स यहाँ से पिक करके यू कैन इंक्लूड दैट इन योर रिपोर्ट एज वेल। मैश की ज्योमेट्री आप इंक्लूड कर सकते हैं कि फाइनल मैश की जो ज्योमेट्री बन रही है उसको इंक्लूड कर सकते हैं। जो मैश कन्वर्जेंस का ग्राफ है वो इंक्लूड कीजिए, जरूर है, वो तो जरूरी चीज़ है, उसके बगैर तो रिजल्ट्स मीनिंगलेस हो जाते हैं बिल्कुल। सिर्फ काम के रिजल्ट्स इंक्लूड करें। रिजल्ट्स वो इंक्लूड होने चाहिए जो कि आपके डिस्कशन को रीइंफोर्स करें। FEA के अंदर तो रिजल्ट्स इतने ज्यादा अवेलेबल होते हैं कि इफ यू स्टार्ट पुटिंग इन एक्स्ट्रा रिजल्ट्स तो यू कैन राइट एन एंटायर बुक ऑन दिस सिंपल मॉडल, तो मसला ही नहीं होगा। लेकिन वी जस्ट इंक्लूड रिजल्ट्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर द डिस्कशन। तो अगर कहीं प्लास्टिसिटी हो रही है तो आप वहां से स्ट्रेस के रिजल्ट्स देख लीजिए। कहीं पे डायरेक्शन कंप्रेशन टेंशन वगैरह भी इंपॉर्टेंट है तो आप स्ट्रेस कंपोनेंट्स पे चले जाते हैं बिकॉज उसमें नेगेटिव पॉजिटिव का इफेक्ट शो हो रहा होता है। माइसिस स्ट्रेस में नेगेटिव पॉजिटिव शो नहीं हो रहा होता। थर्मल फिनोमेना तो टेम्परेचर का कोई ग्राफ आ जाएगा। इस टाइप की चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ डल सकता है बट नॉट टू मच। वो कन्वर्जेंस के ग्राफ्स वगैरह जो थे वो सॉल्वर कन्वर्जेंस वगैरह के वो सब डालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पॉइंट रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है तो टारगेटेड पॉइंट रिजल्ट्स होने चाहिए। जनरल सारे पॉइंट्स के यानी एक ग्राफ के अंदर 10-15 लाइनों अगर ड्रॉ होंगी और वो पॉइंट आउट भी नहीं हुई कौन सी लाइन कौन सी है, then it doesn't make any sense। उसका वो यूजर्स इंफॉर्मेशन है, उसका कुछ भी नहीं कर सकते बिकॉज nobody can interpret that। तो बहुत टारगेटेड चीजें ऐड करें। whatever can help you discuss your problem better, that only include that। ठीक है, that's it। कोई और चीज है बात करने की? सर डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दें, जिस तरह से आपने असाइनमेंट्स में हमें दी थी, तो क्या उस तरह की डेरिवेशंस इंक्लूड होंगी या जस्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस होंगे जिस तरह से आपने हमें स्प्रिंग एलिमेंट्स दिए हुए थे, बीम एलिमेंट्स दिए हुए थे? डेरिवेशन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू गिव यू डेरिवेशन। डेरिवेशंस करने का पर्पस जो था वो ये था कि हमने डेरिवेशन वाली जो चीज की वो सिंपल 1D के लिए करके रोक दी थी। उसकी वजह ये थी कि वी शुड बी एबल टू अप्रिशिएट के बैक एंड पे चल के आ रहा होता है। हम लोग फोकस ज्यादा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली चीजों पे करेंगे। ठीक है, तो दैट्स इट। ठीक है सर, चलें, सही है। तो फिर इंशाल्लाह I'll put the assignment on LMS। आपसे मैं ये मॉडल जो है, ये वाला मॉडल जो है ये शेयर कर देता हूँ, इसको आप लोग देख लीजिएगा और एक्सेसिबिलिटी को आपने बना के इसको शो करना है तो वो आप प्लीज सबमिट कर दीजिए। ठीक है। अच्छा सर, वन मोर थिंग सर, आपने जो भी अभी पास्ट असाइनमेंट्स और क्विज़ेस दिए थे सर, उसके सॉल्यूशंस अपलोड हो सकते हैं LMS पे? मैं If जो possible। जी मैं वॉलेट देख लेता हूँ कि मेरे पास कंप्यूटर प्रॉब्लम के तो शायद नहीं मिले, लेकिन वॉल दूसरी वाली चीजों के हैं। जो आप लोगों का सेकंड असाइनमेंट था उसमें जो हैंड सॉल्यूशन से वाली चीजें तो काफी हद तक ठीक थी, उनमें तो कोई मसला नहीं था। तो मैं फिर भी I'll try to upload something there। ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा, हुए हुए पड़े हैं, मैं देख सर आपने जो पहला क्विज, सर जो आपने फर्स्ट क्विज दिया था उसको आपने चेक करा हुआ है, जो पार्शियल आपने कहा था सही है पार्शियल नहीं, तो सर वो थोड़ी सी आइडेंटिफाई हो जाएंगी मिस्टेक्स। ठीक है, मैंने एक्चुअली तो उसमें कमेंट्स लिखे हैं, आपने कमेंट्स देखे हैं? जी सर मैंने देखे, उसमें लिखा था कि लेंथ मिसिंग है एक इंटरपोलेशन में, फॉर्मूला में कुछ थोड़ा। हाँ, वो लेंथ मिसिंग थी इंटरपोलेशन में। एक और मसला था उसमें आपके कुछ में वाला मसला था कि मैट्रिसेस के बाउंड्री कंडीशंस वगैरह से अप्लाई नहीं हुई थी, एक वाला इशू था। जो क्विज था असाइनमेंट के अंदर तो वो वाला लेंथ वाला शायद इशू आ रहा, जो क्विज के अंदर हमने वो आइडेंटिफाई करने थे ना कितने बाय कितने का मैट्रिक्स बनेगा, क्या बाउंड्री कंडीशन करता होगी, क्या लोड सप्लाई होगी, उसमें कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी वो मैंने हाईलाइट की हुई है, तो वो देख लीजिएगा। बाकी आई ट्राई टू अपलोड व्हाटएवर आई कैन। ठीक है, मैं अपलोड कर देता हूँ जो कुछ मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है सर, ओके, चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक यू।